Welcome to my new episode of What's Your Story by Madhvi. So let's start the show. Namaste, sir. Welcome to my show. नमस्ते. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. I would कैसी like हैं to आप? start. मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर. आप कैसे हैं? You look fabulous. बस अच्छा, बहुत अच्छा. बस So, hello, salam, थैंक यू. namaste. थैंक्स. Hello, salam, namaste, sat sri akal, and welcome to my yet another episode of What's Your Story by Madhvi. So today's, we wonder that फिल्मों में हीरो क्यों होता है? समटाइम्स हम सोचते हैं फिल्मों में विलेन क्यों होता है, ताकि हीरो की प्रेजेंस हमें समझ में आ सके। और विलेन कुछ ऐसे किरदारों को निभा के अपनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल पाते हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्टिंग where they play such kind of roles which becomes immortal. और आज मेरे शो पे एक ऐसे गेस्ट आ चुके हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन कला से, ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर, जिसे बोलते हैं ना एक्टिंग का लोहा मनवाया है, एंड ही इज राइट बैंग इन फ्रंट ऑफ मी. यस, आई वेलकम गोविंद जी वंस अगेन. थोड़ा सा जी ये जी मतलब सर. कंफर्ट में. I'm so sorry, sir. There was a network again issue. So, मेरा इंट्रोडक्शन अधूरा रह गया. चलिए आप तो दोबारा मैं से दे दीजिए. जी 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 जी. हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि आज जो हमारे कलाकार हमारे बीच में हैं, उन्होंने कितने ही रोल्स, कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं, और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, और उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है. And we have seen in various characters, right from Oh My God to Bandit Queen to, Ahat, Ashirwad. Then, of course, we cannot forget your performance, sir, in Sardar. So, welcome, sir. Welcome to my show थैंक यू. once again थैंक्स. with all the net connectivity issues. So, कैसे, sir? How are you doing? आई एम गुड. वेरी गुड. थैंक यू. Thank you. So, sir, I want to ask you one thing, that जी. during your school days, जब आप बचपन में अपने स्कूल डेज में थे, you were a very good student, and academic wise and act co-act co-curricular activities में भी बहुत अच्छे थे, and you were very good at NCC cadet also, as far as I remember. यस करेक्ट. Yes, NCC Air Wing. तो या ये एक्टिंग का भूत कब से सवार हो गया आपको? पढ़ाई में इतने अच्छे थे. के स्कूलिंग के दौरान मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था. एब्सोल्युटली. तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव, मतलब नॉर्मली एक्टिव होते हैं लोग, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था. जी मैं हाँ, कुछ ज्यादा ही जोश था. जी बहुत. मैं गाने भी गाता था. मैं कविता वाचन भी करता था. मैं भाषण भी लिख के बोलता था. मैं एक्टिंग भी करता था. मैं नाटक भी डायरेक्ट करता था. मतलब इस तरह की हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज में मेरा काफी हिस्सा रहता था. जी, बहुत ही रुचि और लेते थे आप. हाँ, और मुझे लगता था कि मैं स्टेज पर अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं तकरीबन 1 घंटे तक कुछ ना कुछ करके लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ. वाओ. और कुछ मैंने ऐसे एक्टिंग के कुछ मोनोलॉग बनाए हुए थे हम्म. जिसमें माँ बेटे के रिश्ते और इस तरह के रिश्तों को अंडरलाइन किया हुआ था. जी. जब वो डायलॉग्स वगैरह बोलता था तो मैं वाकई में इमोशनल हो जाता था और लगभग लिटरली मैं रोता था. अब माँ के याद आ. में, और इससे मैं चूंकि अकेला रहता था दिल्ली में, तो माँ की मुझे बहुत याद आती थी. तो जैसे ही मैं वो माँ वाले संवाद बोलता था तो हम्म. मैं, मतलब मैं रोक नहीं पाता था. बहुत बिल्कुल. इमोशनल हो जाता था और लिटरली रोता था स्टेज के ऊपर. तो ओ. हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स को खूब तालियां बजाते थे. क्या बात है, क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस दिया, ये उनको वो. मजा बहुत आता था. बहुत एब्सोल्युटली. मजा. तो यही तो उनके रियल एक्टिंग होती है सर. विदाउट ये ग्लिसरीन जो एक्टिंग आती है.
वो एक्टिंग होती है। तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि तुम तो एक्टर बन सॉरी। सकते हो, तुम एक्टिंग का करियर अगर तुम अपनाओगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, ये वो। तो उनके इस रिएक्शन ने, इस रिस्पांस ने मुझे एनएसडी पहुंचा दिया, जहां मैं पढ़ता ओके, था दिल्ली, जहां मैं पढ़ता सो था दिल्ली में। आप जी, सो आप आई थिंक पैदा हुए सागर एमपी में, मध्य जी प्रदेश में। जी। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न कि आपके पापा वाज इनटू गारमेंट सेक्शन, यस यस राइट? ही यस। वाज अ गारमेंट बिजनेसमैन। तो जी। सडनली सबका रिएक्शन क्या था जब आपने ये सोचा कि मुझे अब जाना है, यू नो, आई वांट टू गो टुवर्ड्स एक्टिंग एंड आई वांट टू गो टुवर्ड्स दिल्ली? वो मैं एक तो थोड़ा जिद्दी किस्म का था मैं, ओह, बहुत आज जिद्दी नहीं था है? बचपन आज नहीं में। है? अभी भी हूँ मतलब, लेकिन हाँ। अच्छी अच्छी बातों पर मैं जिद्दी हूँ, ऐसे नेगेटिविटी नहीं है। जी। बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव जिद्दी हूँ मैं। जी। और चूंकि मैं बहुत होशियार था अपने बचपन में, पढ़ाई में भी होशियार था, स्पोर्ट्स में भी बहुत होशियार था, घर के काम काम बहुत करता था, काफी अच्छा नाम था बचपन में मेरा, मोहल्ले में, टीचर्स में। ओहो, गुड तो स्टूडेंट। हाँ, तो या तो मेरे पेरेंट्स ये सोचते कि थे कि ये जो कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। हम्म। और जिस तरह की मेरे विचार थे कुछ जिंदगी में, कुछ बड़ा बनने के, कुछ बड़ा आदमी बनने के, जो मेरे ख्यालात थे वो और हम्म। साधारण बच्चों से थोड़ा अलग थे। हम्म। मुझे लगता था कि जिस तरह से गांधी जी, जिस तरह से लोकमान्य तिलक, जिस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर, ये बड़े बने हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जब ये बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। इस तरह की बातें मेरे मन बिल्कुल। में खूब घूमती थी। हम्म। और मुझ पर जुनून सवार हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बनना है, फ्यूचर में लोग मेरे बारे में पढ़ें, मेरे बारे में जाने, मुझे आ, आ, मेरे मुझे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखें, मेरे परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखें, तारीफें करें। इस तरह का जुनून सवार हो गया था। हम्म। और चूंकि मुझे ये अवेयरनेस भी थी कि जब तक अच्छी पढ़ाई नहीं हो जाती तब तक बड़ा आदमी बनना संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सो इसी जुनून को लेके मैं दिल्ली पहुंचा, ये निश्चय करके, ये डिसीजन लेके, ये लक्ष्य बना के कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, डिग्री हासिल कर पाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी बन पाऊंगा। ओके। तो इस ओके। तरह से मैं दिल्ली पहुंच गया था। तो उस वक्त आई थिंक आपके फैमिली में कौन कौन थे जब आपने ये डिसीजन लिया, आपके लाइक सिबलिंग्स या मदर फादर के अलावा? आ, हम लोग 1 दर्जन थे, 6 भाई 4 बहनें। 12? 12। 12? 12 बज गए? मेरे तो 12 बज गए। यस। सर 11 भी नहीं, 12 सीधा एक एक्स्ट्रा। जी सीधे 12। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन की स्पेस रखी है ना, कि मतलब जी ब्रेक जी आउट जी हो जाते जी रहे। जी जी। नो वेल, और दैट्स इट। उन दोनों ये ट्रेडिशन था कि जितने ज्यादा बच्चे घर में होंगे हाँ। उतना हाँ। उतना हाँ। परिवार का दबदबा रहता था मोहल्ले में। अब जब जी हम हाँ। 6 भाई थे तो थोड़ा दबाव रहता था हमारा मोहल्ले में कि खैर, दबाव तो इनको आपका आज भी है। जी दबाव जी तो बना हुआ है। जी जी। हाँ। तो तो जी, तो वो बड़ी मुश्किल में उन्होंने मुझे ये इजाजत दी कि ठीक है तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली में हमारे कुछ रिश्तेदार थे जिनके यहाँ मैं गया था। अच्छा। तो ओके। हाँ, उनको ये विश्वास था कि मैं उनको ये वादा करके गया था कि मैं दिल्ली के स्कूलों में भी फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, जिस तरह से यहाँ सागर में आता हूँ। हम्म। ये मैं आपको वादा करके जाता हूँ और ओके। कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगा। ओके। तो ये मैं ओके। हाँ उनको प्रॉमिस करके निकला था घर से। और वो हम्म। वादा मैंने पूरा किया। पहली ही क्लास, जो 8वीं क्लास, मैंने 8वीं बोर्ड हुआ करती थी दिल्ली में, हम्म। 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 वहाँ के 14 स्कूलों के जोन में मैंने टॉप किया वाओ। 8वीं क्लास में। तो मुझे यहाँ मालूम से था मैं आप पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे, और ऑफ जी कोर्स ये तो होना ही था। जी। जी। तो यहाँ से मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर खूब विश्वास जम गया कि यस, ये कुछ ना कुछ आगे करके दिखाएगा। करेगा, हाँ। एनएसडी में आ एंड गया स्कूलिंग करके।
एनएसडी की बात करना चाहती हूँ। एनएसडी में तब स्कॉलरशिप मिली थी आपको, आपने जी। इसीलिए एनएसडी ज्वाइन करी थी? यही रीजन था? एक रीजन, एकमात्र? हाँ, एकमात्र रीजन मेरा ये था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करनी है, जो मैं सागर से वो लक्ष्य लेके चला था। 11वीं क्लास के बाद, 11वीं उस समय हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, 11वीं के बाद फिर ग्रेजुएशन किया जाता था। जी। 11वीं क्लास के बाद मुझे थोड़ी सी इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी कि मैं अ, नौकरी कब करूं और कॉलेज कब जाऊं, हम्म। वो हम्म। मैच नहीं हो पा रहा था टाइमिंग। हम्म। तो मैं ऐसी नौकरी की तलाश में था जो कि 2 घंटे की कोई पार्ट टाइम नौकरी मिल जाए, वो करते हम्म। हुए मैं अपना कॉलेज भी कर लूं, तो मेरी हम्म। पढ़ाई हो जाएगी हम्म। डिग्री की। लेकिन इस तरह की नौकरी मिल नहीं रही थी। उसी प्रोसेस में मैं एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देख रहा था अखबारों में, मैगजीन्स में। तो हम्म। मुझे नेशनल स्कूल ड्रामा का ये विज्ञापन दिखाई दिया, जो वाओ। दिल्ली स्टेट से निकाला गया था कि दिल्ली स्टेट दो स्कॉलरशिप, दिल्ली राज्य से दो, जैसे 2 स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं नेशनल स्कूल ड्रामा में ट्रेनिंग जी। करने के लिए, 250 रुपए की। ओ। तो 250 रुपए ढाई की सौ रुपए स्कॉलरशिप थी। जी। 250 रुपए? आई एम सरप्राइज। वेल यस, उस वक्त उतना उस वक्त के लिए वेतन नहीं मिल, अगर आप काम करते भी तो उस वक्त आई थिंक यू वर नॉट मच पेड, अगर आप कमर्शियल किए होंगे, आपने यहाँ मूवीज करी होंगी, दैट वाज नॉट जी, मच फॉर। वो टाइम थोड़ा सा अलग टाइम था, जी हाँ, वो बहुत अलग था। 75 की बात है। जी हाँ। तो जब मुझे ये एडवर्टाइजमेंट दिखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। ये इस अगर ये स्कॉलरशिप मुझे मिल गई तो मैं साथ साथ अपने डिग्री भी कर लूंगा और ये ट्रेनिंग भी हो जाएगी। ओके। और चूंकि चूंकि मैं कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव था, वो तो और आप थे ही। जी, नो डाउट। तो नो डाउट। मैंने वो उसका इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वाह। इस तरह से मैं एनएसडी में आ गया। तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा सर? लाइक व्हाट वर बहुत यू सारी आस्क्ड? बातें, बहुत सारी चीजें पूछी थी। अच्छा, अ, मुन- मैं अ, एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे शो पे हम्म, एक्स चेयरमैन ऑफ एनएसडी राम गोपाल बजाज जी आए थे। तो जी, क्या कभी उनसे आपका सामना या मुलाकात हुई एनएसडी में? बहुत बहुत। बहुत 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 ओके। हुई, बहुत तो हुई। बहुत खुश होंगे ये बात जान के। यस, तो यस। तब वो क्या कर, मतलब ही वाज द चेयरमैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वाज ही अ उस समय फैकल्टी? उस समय नहीं थे वो कुछ। ओके। हाँ, जब मैंने ज्वाइन किया उसके 2 साल के बाद वो उन्होंने ज्वाइन किया एनएसडी। वो जी। एनएसडी के ही हमारे सीनियर थे, जी। जी। और बाद में उन्होंने एज फैकल्टी ज्वाइन किया एनएसडी। यस यस और यस। बहुत अच्छे वो डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे बहुत। एक्टर हैं। बहुत। और वो एनएसडी के डायरेक्टर भी रहे। और उन्होंने हम उनके साथ हमने एक प्ले भी किया था, जो मेरा पहला राष्ट्रीय नाट्य हम्म। विद्यालय रंगमंडल का पहला हम्म। मेन रोल वाला हम्म। वो मेरा हम्म। प्ले था, जिसमें मैंने मेन रोल किया था। ओके। और इस प्ले के बाद से ही मैं वहाँ का थोड़ा कि स्टार एक्टर बन गया था एनएसडी वाह टेक्निकल का। जी। वाह। बट सर इज अमेजिंग। उन्होंने मतलब आई थिंक वही मैं पूछना चाहती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आनंद देसाई जी और आपके फेलो बींग्स में कौन कौन थे? आई थिंक आनंद देसाई जी तो पक्का रहे होंगे क्योंकि उन्होंने भी सरदार में रोल किया था। दैट्स जी, व्हाट आई नो। आनंद देसाई, अनुपम खेर, हम्म। कविता कविता चौधरी। कविता चौधरी जी, वो भी मेरे शो पे लास्ट टाइम आई थी, राइट? जी, शी वाज आल्सो देयर। करण राजदान, ओह अनीता यस कंवर, यस। सुहास वाओ। कानके, सतीश कौशिक, ये हम ओह सब माय गॉड। क्लासमेट्स रहे हैं। तो अपनी कुछ आपको यादें हैं, जो मेमोरीज हैं, जो एक जैसे आनंद देसाई जी ने मुझे बताया था व्हेन ही हैड कम कि हम लोग बर्थडे केक काटते थे तो
गुलाब जामुन पे कैंडल रख के वी यूज्ड टू कट द केक। जी तो जी। ऐसा कुछ आपको किस्सा याद है? एक मैं चाय पीता रहूं, नटखट्टा। चलेगा? सर प्लीज, यू डोंट हैव टू आस्क मी, बिल्कुल श्योर। बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन मेरे ख्याल से एक कुछ बात मैं ऐसी। बताता हूँ हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। कि जब एनएसडी में मैंने ज्वाइन किया, जी तो हम सब लोग मिले फर्स्ट ईयर में। हमारा ये साल हम सब लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं स्कूलिंग करके ही एनएसडी ज्वाइन किया था मैंने, जी और ये लोग ग्रेजुएट्स थे, कॉन्वेंट ये लोग दादा कॉन्वेंट थे स्कूल से एक्चुअली, निकले थोड़े थे। थोड़े। जी। तो दादा थे। हाँ। तो और वहाँ का नेशनल स्कूल ड्रामा का जो एटमॉस्फेयर था, काफी इंग्लिश था। जितने भी कॉन्वेंट टाइप। हाँ। फैकल्टी मेंबर्स जो थे, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे। और इवन हमारा उस समय जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वो भी क्लासिकल इंडियन ड्रामा मतलब संस्कृत ड्रामा भी हमको इंग्लिश में ही सिखाया जाता, समझाया जाता था। ट्रांसलेट करके बताया जाता होगा, जी हाँ। जी, इंग्लिश में ही बोलते थे, बताते थे, समझाते थे। क्योंकि मैं स्कूलिंग से आया था और मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं था, तो मुझे इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम होता था। ओह। और ओके। मैं बहुत हाई नोट में बोलता था। जैसे। मैं बुंदेलखंड में हूँ, बुंदेलखंड से हूँ। सॉरी। सागर से हूँ, बुंदेलखंड से। तो बुंदेलखंडी ऐसे बोली, थोड़ा हाई नोट में बोली जाती है। कहा भैया, कहाँ हाँ जा रहे हैं? हाँ ओके। चलो तो रुको तो सही, हम भी चल रहे हैं नो तुम्हारे संगे। बिकॉज आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई कैन अंडरस्टैंड कैसे ओके बोलते हैं। ओके। तो इस तरह से बोलते आगे। थे। तो हाँ बोलने का सुर मेरा यही था। हाँ हिंदी हाँ में जब हाँ। एनएसडी में इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता था, तो थोड़ा हाई नोट में बोलता था, और इन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता था, यार ये क्या ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ही क्या बोल सेइंग रहे दिस हैं। गाय? तो कहाँ वो, गया है ये बंदा? हाँ, तो वो कहते थे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब करते हैं बात, अच्छा। करते हैं बात। तो मुझे बोलने ही नहीं देते। हाँ हाँ। ओ नो। तो मैं बहुत ही मुझे इंसल्टिंग महसूस होता था। और इसी वजह से बाकी और दूसरे सब्जेक्ट्स में मैं धीरे 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 वीक होने लगा, क्योंकि मुझे वो इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट डे मैं क्लास की पहली रो में था, इन लोगों के साथ, हम लोग साथ में थे। उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैं सेकंड रो में आ गया। उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने गुजरने के बाद थोड़ा सा और पीछे हो गया, और 3 महीने के अंदर मैं लास्ट बेंचर हो गया, बिल्कुल पीछे चला गया। जाओ पीछे जाओ। बाद में फिर ओ। बाद में फिर जो हमारे इब्राहिम अलकाजी साहब थे, जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छा। बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने बार बार मुझे एहसास दिलाया कि तुम इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हो अपने पहले, अभी तुम सिर्फ एक लैंग्वेज की वजह से इतना वीक क्यों महसूस करते हो। उन्होंने मुझे रियलाइज कराया कि जिस जिन जो सब्जेक्ट्स में आप लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही है, उसमें तो तुम आगे शाइन कर सकते हो ना। आगे जैसे शाइन कर सकते हैं। जैसे मेकअप की क्लास थी, उसमें लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं था। म्यूजिक की नहीं। क्लास थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। शॉर्ट फाइटिंग की क्लास थी, उसमें भी कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं। योगा की क्लास थी, उसमें कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। डांस मूवमेंट की क्लास थी, उसमें भी कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। ऑफ इसी तरह कोर्स। से एक्टिंग की इतनी सारी चीजें, सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लैंग्वेज की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तुम धीरे धीरे लैंग्वेज सीखो। लेकिन मीन टाइम ये जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें लैंग्वेज का इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, तुम उसमें शाइन करो। और ये बात मुझे बिल्कुल ऐसे, जैसे जैसे तीसरा नेत्र खुल जाता ना किसी का, ये ऐसे खुल गया मेरा दिमाग। मेरा तीसरा नेत्र मतलब ज्ञान चक्षु खुल गए। हिंदी में बोलते हैं ज्ञान चक्षु जी आपके। हाँ। तो तीसरी आंख खुल और गई। हाँ, और मैंने उन सभी सब्जेक्ट्स पर मेहनत करनी शुरू की, और साल खत्म होते होते मैं लास्ट रो से फिर से पहली रो में आ गया। वाओ।
क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स थे ये इन सब में मैंने ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस। आई वाज हाँ, द टॉपर। टॉपर। सो ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद है, और मुझे उनका यही याद होता है, याद रहता है कि ये हमेशा मुझे चुप 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 करा के बिठा देते थे। अच्छा हाँ ठीक है, नाम दो, बैठो तो ना, बात करते ना, ऐसे इस तरह से चुप करा देते थे। ये मैं उनको अभी भी याद दिलाता हूँ। किसको? और वो अनुपम है, सतीश है, हम सब फ्रेंड्स हैं, और मजाक हाँ, मजाक में खूब बातें करते हैं इस तरह की। हाँ, और हाँ, वो हाँ, मुझ पर हाँ। हमेशा प्राउड महसूस करते हैं कि तुम क्या थे और अभी क्या हो। और मेरा एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल देते हैं वो, जो कि मतलब बिल्कुल। बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, जी क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑफिशियल रिलीज फिल्म जो थी वो शोला और शबनम थी। बट वेर इन, जहां तक मुझे मालूम है, आपने सरदार में फर्स्ट डेब्यू किया था, बट 4 साल उसको लग गए थे बनने में। तो जी ऑफिशियली वो रिलीज नहीं हुई थी पहले। तो जी जी। आप कैरेक्टर को जब देखते हैं तो किस तरीके से उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। जब पहला नरेशन होता है, चाहे वो डायरेक्टर नरेट करे या राइटर नरेट करे, हम्म। जब कोई भी फिल्म का ऑफर आता है, तो पहले हमको हम्म। कहानी नरेट की जाती है। हम्म। और कहानी के साथ जो मेरा कैरेक्टर है, जो अ, मुझे करने को लिए जी हाँ, दिया जो जाना स्क्रिप्टिंग होती है, है। राइट। हाँ। वो हम्म। पूरा हमको नरेट किया जाता है। हम्म। नरेशन के दौरान उस कैरेक्टर का एक खाका बनता है दिमाग में, कि अच्छा ये इस तरह का कैरेक्टर दिख रहा है, अच्छा ये इस तरह का कैरेक्टर। और जब नरेशन खत्म होता है, तो इमीडिएटली उस दिन से ही मेरा एक रिसर्च वर्क चालू हो जाता है। हम्म। मेरा ये तरीका है, किसी भी कैरेक्टर को जब मिलता है मुझे, तो मैं अपने कैरेक्टर पर काम बहुत करता हम्म। हूँ। कैरेक्टर को हमेशा आम जिंदगी से किसी न किसी तरह से उसको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हम्म। जब पहला नरेशन होता है, हम्म। तभी से मेरा दिमाग चालू हो जाता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ऐसा है, जैसे जैसे मेरे वो चाचा हैं, या ओ इस तरह का वो, हाँ, जैसे जैसे घर कोई में किसी को देखा हो। चौकीदार हाँ। है, या हम्म। मेरे जो कजन हैं उनका है, हम्म। या जो हमारी भाभी हैं उनके उनका हो। फादर के जैसा। वो तो कहीं ना कहीं से मैं उनको, उस कैरेक्टर को कनेक्ट करता हूँ। हम्म। और और जो वो कैरेक्टर जैसे ही और जो किसी वो कैरेक्टर से कैरेक्टर कनेक्टिविटी बनती, जी, मैं और जो वो थोड़ा सा और कैरेक्टर बता ना देता हूँ। हो, जो वो कैरेक्टर ना हो जिंदा, और उनके ना बारे हो में तो बायोपिक। मैं मैगजीन्स में तलाश करता हूँ ओके। कि जिस तरह का खाका बना है उस कैरेक्टर का, उससे मिलता जुलता कोई ऐसा तस्वीर, कोई ऐसा आम जिंदगी में जैसे चलते फिरते भी मेरा दिमाग चालू रहता है उसमें, कि ये उस तरह का कोई आदमी ऐसा दिख रहा है क्या, जिसका हम्म। वेशभूषा, जिस तरह के कपड़े पहने हो, जिस तरह का अपीयरेंस हो, उस कैरेक्टर से मिलता जुलता हो। और जैसे ही मिल जाता है थोड़ा, जैसे ही कनेक्ट होता है, मैं फिर उसके हम्म। बोलचाल कैसी है, उसका चाल चलने का तरीका कैसा है, वो उसका हम्म। लहजा क्या है, उसका सुर क्या है, इन सब चीजों को मैं हम्म। राइट डाउन करता हूँ। जॉट जैसे डाउन करने के बाद। जी, जैसे जैसे कोई कैरेक्टर है, वो मेरे किसी चाचा से मिल रहा है, तो फिर मैं उन हम्म। चाचा को ऑब्जर्व करता हूँ, कैसे बैठते हैं, कैसे वो बात हम्म। करते हैं, कैसे चलते हैं। वो सब चीजें लिख के फिर उसको अपने अभ्यास में लाता हूँ, ओके। अपने अभ्यास में लाता हूँ, और फिर मैं अभ्यास करके फिर उस कैरेक्टर को बनाता हूँ। पहले हम्म। पहला जो आपने बैंडेड क्वीन देखी होगी, जी हाँ। बैंडेड क्वीन का जो लुक है, वो कब ऊपर सिर पर से कपड़ा उसने डाला है और गॉगल्स लगाया हुआ है। ये मेरे हाँ। ये मेरे फादर का लुक है। सीरियसली। जी। और मेरे फादर चूंकि पहलवान थे, अपने टाइम के बहुत ही नामी गिरामी पहलवान थे, तो उनका जो वाओ। चालने चलने का जो तरीका है, वो हम्म। उनका देखने देखने का तरीका, वो सब मैंने उनसे लिया और उस हम्म। कैरेक्टर में डाला। इसी तरह से हम्म। उसकी दूसरी फिल्म जो थी, जो मेन बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, आ, राज कपूर बैनर की प्रेम ग्रंथ,
प्रेम ग्रंथ। जी। प्रेम ग्रंथ में जो मेरा विलन का कैरेक्टर था, रूप साय नाम था उसका, वो हमेशा नशे में रहता था और मुंह में पान होता था, पान और की थूक हाँ, गिरता रहता था बह रहा कपड़ों था। के हाँ। ऊपर, बहुत ही गंदा सा। आई नो, आई तो नो। तो ये कैरेक्टर मैंने हमारे पिताजी की एक दुकान हुआ करती थी, तो दुकान के पास ही एक किराने की एक दुकान थी बड़ी। अचानक एक दिन उस किराने पर काम करने वाला एक लड़का जो है कहीं भाग गया, अपने गांव चला गया। अच्छा। तो वो जो शॉपकीपर थे वो बहुत परेशान हो रहे थे, अकेले कैसे इतनी बड़ी दुकान संभालें, ये भी उठाना है, वो भी उठाना है, ये भी देना है, ग्राहक भी खड़े हैं, बहुत परेशान हो रहे थे। हम्म। तो मेरे वो फादर के दोस्त थे, तो उन्होंने मेरे फादर को कहा कि जरा एक गोविंद को भेज दो ना हमारे पास, थोड़ा हेल्प हो जाएगी। अ, जब तक मेरा लड़का नहीं आता तब तक ये थोड़ी हेल्प करा देगा तो बहुत अच्छा है। तो चूंकि दोस्ती यारी दोस्ती में तो लोग कर ही देते हैं। हाँ। मैं दुकान पर बैठता था अपनी और सीखता था, तो पिताजी ने कहा कि जाओ तुम उनकी उनकी हेल्प कर दो। तो मैं उनकी दुकान पर बैठने लगा। ओ। उनका तरीका ये था कि 6 बजे शाम को वो दरवाजे बंद कर देते थे दुकान के, दुकान बंद, और अंदर वो एक बढ़िया उनकी टेबल हुआ करती थी, उस पर आ, दारू का अद्दा, अद्दा दारू का, और खाने पीने का सामान, और किमाम वाला पान। ओ। किमाम मतलब उसमें तंबाकू होता था। तम्बाकू। हाँ, हाँ। वो पूरा अद्दा पीते थे, और जब वो हिलने लगते थे, मतलब अपने होश निकल जाते थे जब उनके, तो वो हिलते हिलते तो वो पान खाते थे, और ओहो। पान खाते थे और फिर लड़खड़ाते हुए उठते थे। मुझे उनको संभालना पड़ता था और मुझे उनको उनके घर तक पहुंचाना पड़ता था। ओ माय गॉड। सेम कैरेक्टर मैंने उठा के आपने प्रेम ग्रंथ में प्रेम डाल ग्रंथ दिया। में डाल दिया। सेम कैरेक्टर, मतलब वैसा उठना बैठना, पान खाना, बात करना, ऐसे। तो इस तरह से मैं अमेजिंग। लगभग मेरे सभी कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं आम जिंदगी से जुड़े होते हैं। इस वजह से वो सब अलग अलग मैंने इतने विलन्स किए। बैंडिट क्वीन का विलन, प्रेम ग्रंथ का विलन, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, बिल्कुल। उसके बाद सरफरोश का हाँ, विलन। विलन में भी आपने वैरायटी विलन करी में है सर। वैरायटी है, कैरेक्टर्स हैं उसमें, सिर्फ एब्सोल्युटली। खलनायक नहीं है उनमें, कैरेक्टर्स हैं। एक आपने एक सरफरोश रोल भी किया विरासत में, जो आपका हाथ वाज द- नॉट वेल। वो वो विरासत एक अपने आप में एक जी, इंस्पिरेशन थी। सरफरोश, ओ माय गॉड। सरफरोश। उसके बाद सरफरोश। यस, गॉड सरफरोश, मदर, यस। गॉड मदर, यस। सत्या। सत्य। ऑफ और कोर्स आई उसके नो। तो बाद या देन यू हैड डन पुकार आल्सो। पुकार, यू डिड सरकार राज, सरकार राज। या आई मीन बहुत सारे थे। जेडी। ओ माय जेडी गॉड, वाज। ओ माय ओ माय गॉड। गॉड। वो तो एक अलग ही जी, आपका रूप था, ये सभी जो मुझे विलन हैं, बहुत पसंद है। ये सभी खलनायक हैं, लेकिन एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब कोई कोई भी कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक दूसरे से मिलता नहीं है। सबकी अपनी अलग एक बखूबी है। क्वालिटीज हैं, बहुत। हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बोलना यस। चालना, चलना फिरना, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जी। और ये हमने सीखा नेशनल स्कूल ड्रामा से। ओके। जी। लेकिन आपने अपनाया अपने आसपास के लोगों को देखकर। जी बिल्कुल उनको। हाँ इसी जी। इसी नोट पे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि परेश हाँ। रावल जी, हाँ आई थिंक जब आपने सरदार करी थी तब तक स्टैब्लिश्ड थे। ठीक है, वो जी। थोड़े बहुत स्टैब्लिश्ड थे। हाँ। उसमें आशीष विद्यार्थी जी भी थे, अनु कपूर जी भी थे। हाँ तो जब आप उनके सामने कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, फर्स्ट कैमरा में आपका कैमरा आप फेस कर रहे थे, वर यू जी। नर्वस? नहीं, क्योंकि जो लोग थे सब हम लोग थिएटर से ही थे, और एनएसडी करने के बाद मैं और 12 साल मैंने, 11 साल एनएसडी रेपटी कंपनी के साथ मैंने
थिएटर किया और 11 साल, हम्म जो कि मेरा गोल्डन टाइम है एनएसडी रेपर्टरी कंपनी का। तो हम्म वो जो एक्सपीरियंस थिएटर का मुझे हुआ था, हाँ वो हम्म उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत हाई था हम्म बिगिनिंग में। तब तो आप कुछ कमा नहीं रहे थे, यू वर नहीं नॉट अर्निंग एनीथिंग। नहीं, मैं प्रोफेशनल एक्टर था, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल का। ये एक हाँ प्रोफेशनल विंग है एनएसडी का, ओके जिसमें सभी ट्रेंड एक्टर्स, ट्रेंड टेक्नीशियंस, ट्रेंड ओके डायरेक्टर्स शामिल होते हैं। उनका ओके काम होता है नाटक तैयार करना और जगह जगह शोज करना। इस ग्रुप के साथ में जर्मनी में भी मैं हमने शोज किए हैं, जी पोलैंड में भी शोज किए, लंदन में भी शोज किए हैं, वाओ मैंने मेन कैरेक्टर्स किए हैं। हम्म सो यहाँ बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है। तो इस जी ग्रुप का एक खासियत ये थी कि इस ग्रुप में डायरेक्ट करने के लिए दुनिया की एमिनेंट पर्सनालिटीज थिएटर की उनको इनवाइट किया जाता था, और वो ओके इस ग्रुप के साथ नाटक डायरेक्ट करते थे। जी जो जैसे पता नहीं आपको कितना मालूम है थिएटर पर्सनालिटीज के बारे में कि थिएटर जर्मनी। पर थिएटर पर्सनालिटीज मेरे शो पे बहुत आए हैं सर, जैसे कविता जी ओके। आई, एंड आप अभी हैं, एंड ऑफ कोर्स राम गोपाल जी आए। देन अगेन यहाँ पे हैदराबाद थिएटर जो है, तारुशा सक्सेना जी वो आई थी। सो थिएटर, आनंद देसाई जी आए थे। सो वंदना पाठक जी आई थी। तो थिएटर के बहुत सारे लोग हैव बीन ऑन टू माय शो, जी। एंड आई थिंक थिएटर तो इज द बाप ऑफ ऑल राइटिंग। जी जी जी। तो इट्स द बाप ऑफ ऑल राइट। हाँ, मनोज जोशी जी जब आए, मैं कुछ हाँ सोच रखो। जब मैं दुनिया के पर्सनालिटीज के बारे में बात करता हूँ, तो हाँ जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड हम्म है, अमेरिका हाँ है, यहाँ से हम्म यहाँ के जो टॉप डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनको इनवाइट किया जाता था, हाँ, हमारे साथ डायरेक्ट करने के लिए प्लेस। जैसे वाह जर्मनी जर्मनी के प्रोफेसर फ्रिट्ज बेनेविट्स हैं, हम्म उन्होंने हमारे साथ शेक्सपियर का प्ले किया ओथेलो। ओथेलो उसमें मैंने ओथेलो का कैरेक्टर किया, खूब सीखा उन लोगों से, उनसे वाह बहुत सीखा मैंने। उसके बाद फिर अमेरिका से रिचर्ड शेखनर आए, उन्होंने हमारे साथ चेखव का प्ले किया, चेरी ऑर्चर्ड। हम्म हम्म उसमें मैंने लोपाखिन एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर उस प्ले का, वो किया और उनसे भी खूब सीखा। मेरा जब मैं हम्म राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में मैंने ज्वाइन किया, तो मकसद यही था हम्म कि अपने आप को अच्छी तरह से परिपक्व बनाना है, एक अच्छा मेच्योर एक्टर बनाना है। जो परफेक्ट जब मैं एनएसडी का कोर्स करके बाहर निकलने वाला था, उस समय में ये बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि मैं क्या करूंगा आगे, क्योंकि मैं अपने आप को इतना मेच्योरिटी लेवल मेरा इतना अच्छा नहीं था जब मैं एनएसडी का हम्म कोर्स कंप्लीट कर रहा था, हम्म खत्म होने हम्म वाला था। तो मुझे हम्म बार बार ये महसूस होता था कि मुझे अभी और सीखना चाहिए, अभी हम्म और मुझे अपने आप को मेच्योर करना चाहिए। जब वो हम्म एनएसडी का कोर्स खत्म हो रहा था, उस टाइम में तकरीबन हफ्ता भर पहले हम लोग, हमारी ये पूरी मंडली थी, अनुपम खेर, हम्म, सतीश कौशिक, कविता चौधरी, हाँ हाँ तो हम सब लोग इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे सब सारी एक्टिविटीज लगभग इकट्ठी ही करते थे, खाना पीना चाय वाय ये लड़ाई सब। होती थी सर कभी किसी टॉपिक पे? आमतौर पर नहीं होती थी क्योंकि हम काफी मेच्योर हो चुके थे। आय हाय। वो बचपना छूट गया था बहुत पीछे। अच्छा सो हम लोग पर यही हम्म डिस्कस करते रहते थे कि आगे क्या करने वाले हैं, हम्म क्या। हम्म तो करण राजदान, वो काफी हैंडसम रहे हैं अपने टाइम से, हम्म और चूंकि मुंबई से ही हैं और उनके काफी कनेक्शंस भी अच्छे रहे हैं, तो हमेशा वो हम्म हम लोगों को थोड़ा सा इन्फीरियर बना देते थे। वो बोलते थे कि बस मेरा तुम्हारी तो बात हो गई है और मैं तो बॉम्बे जाते ही मेरी शूटिंग शुरू हो जाएगी, मुझे हीरो का कैरेक्टर मिला है फिल्म के अंदर। आय इस तरह हाय। की और इसी तो तरह आप से लोग का तो मतलब हम दिल बैठ ऐसे रह जाता जाते होगा, थे कि ये क्या हाँ, हो गया।
ये क्या बोल रहे हैं? अभी मैं याद दिलाता हूँ उनको तो हम सब हंसते हैं इस बात से। हंसते हैं of course। तो सतीश कौशिक बोलते थे मैं भी बम्बई जाने वाला हूँ। अनुपम बोलते थे कि हमारे मिस्टर कैलेंडर जी हैं वो तो। जी जी, अनुपम बोलते थे कि हाँ। मुझे पहले लखनऊ जाना है, वहां मैं थोड़ी टीचिंग करूंगा, उसके बाद बॉम्बे आऊंगा। तो हाय सब हाय। अपने अपने प्रोग्राम बनाते थे। मुझे लगता हाँ। था कि मैं अभी इस लायक बना ही नहीं हूँ कि मैं अपने काम से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। मेरा हमेशा ध्यान ये रहता था कि जो भी मैं काम करूं हम्म, वो रजिस्टर हो, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़े। तो मैं हमेशा अपने इमेजिनेशन में उस समय के जो स्टार्स हुआ करते थे, अमिताभ कौन था बच्चन आपका साहब, उस वक्त का फेवरेट स्टार? अमिताभ अमिताभ बच्चन बच्चन जी। और राजेश खन्ना ओ, और विनोद खन्ना, मतलब ये तीन ऐसे ऑल टाइम ऐसे एक्टर्स थे। अमेजिंग 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 अमेजिंग। तो मैं इमेजिनेशन में उनके अपने सामने खड़ा करता था उनको, और उनके सामने हाँ। परफॉर्म करता था। ओह। और मैं बार बार हर बार ऐसा मतलब महसूस होता था कि नहीं, मैं अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ हूँ कि मैं उनके सामने खड़े होके अपना 100% दे पाऊँ, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं। हम्म, तो हर बार वो सब करके मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि 100% दे पाओगे इनके सामने, अगर खड़े होने का मौका मिले? तो हर बार आंसर आता था नहीं, नो। नो। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी और सीखना चाहिए। उन्हीं दोनों रेपटरी कंपनी, जिस जिस ग्रुप का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी एनएसडी हाँ। का, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंग मंडल, उस समय बहुत ही बेहतरीन काम करते थे वो, ये ग्रुप। और उस समय मनोहर सिंह जी, उत्तरा बावकर जी, सुरेखा सीकरी जी, पंकज कपूर जी, इस तरह के एक्टर्स वहाँ परफॉर्म करते थे। और क्या कमाल का काम करते थे, कमाल का काम करते थे। एक प्ले मैंने इनका पहला देखा था, लुक बैक इन एंगर, हम्म जो हमारे इब्राहिम अलकाई साहब ने डायरेक्ट किया था, और उसमें ये सब हम्म। एक्टर्स थे। ऐसा उन्होंने काम करके दिखाया, मैं जब प्ले खत्म हुआ तो मैं सीट से चिपक के रह गया कि ये मैंने क्या देखा, ओह। ये मैंने एक्टिंग का क्या लेवल देखा। और मुझे लगता था कि मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो मुझे इस लेवल की एक्टिंग करनी चाहिए, अदरवाइज मुझे एक्टर कहलाने का हक ही नहीं है। तो तभी मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल ज्वाइन करना चाहिए, इन लोगों के बीच में जाना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए कि किस तरह से ये अपने एक्ट में, अपने स्किल में इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्या इनकी तौर तरीके हैं कैरेक्टराइजेशन के, किस तरह की डायलॉग डिलीवरी है, दे उनमें रहे क्या हैं। क्या टेक्निक्स हम्म हैं जो जिसकी वजह से इतना इम्पैक्ट हम्म आता है। तो मुझे लगा कि मुझे इनके बीच में जाना चाहिए। हम्म। और जब मैंने पता किया कि ये लोग कब से हैं इस थिएटर ग्रुप में, कब तो से थे सर वो लोग? कब से, तो मुझे पता लगा कि 3 साल कोर्स करने के बाद किसी को 6 साल हो गए थे, किसी को 7 साल हो गए थे, तो मतलब 10 साल हो गए थे ये एक्टिंग करते करते, तब जाके ये लेवल आया था। ओह माय तो गॉड। जब मैंने ये उनका उनके बारे में पता किया तो मुझे लगा कि अगर मैं कोर्स करने के बाद 10 साल दे सका तो मैं ये लेवल जरूर हासिल कर सकता। हम्म तो हम्म। 10 साल का टारगेट लेके मैं 78 में रंगमंडल में ज्वाइन किया मैंने, और 11 साल तक मैं उनके साथ काम किया। आपने वो पूरा किया? वो और उसी दौरान जो सीखने का लक्ष्य लेके गया था मैं, ये जो हम्म डायरेक्टर्स जो नाम मैंने लिए आपसे आपके हम्म सामने, फ्रिट्स हम्म बेनेवेट्स, रिचर्ड शेखनर, बैरी जॉन, बीवी कारंत, सत्यदेव दुबे, एम के रैना, अमाल अलाना, भानु भारती, ये सब वो डायरेक्टर्स हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही दिग्गज हैं। हम्म। इनके साथ काम करके मैंने वो सब सीखा जो मैं सीखना चाहता था। और फाइनली 89 में, 78 में ज्वाइन किया, और 89 में जब मुझे ये महसूस होने लगा कि यस, क्या? अब यस, मैं यू आर अब मेरा मेच्योरिटी लेवल रेडी ऐसा टू हो गया फेस। है, ये इतना मेच्योरिटी लेवल बन गया है कि सामने कोई स्टार खड़ा हो तो मैं अपना 100% तो दे ही सकता हूँ, मैं उससे बेहतर काम कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस जब आ गया तब मैंने
रेपटरी कंपनी से रिजाइन किया और मैं बॉम्बे आया। देन आपको केतन जी ने स्पॉट किया और उन्होंने मुझे आपको दिल्ली में सरदार काफी नाम था पटेल मेरा, या उन्होंने सरदार सरदार पटेल पटेल की दी। फिल्म ऑफर हुई, जी। राइट। और जो कि आपके अब प्रश्न था इस कि आपका जी पहला काम था, आप नर्वस हुए थे क्या? हाँ, तो इतना काम करने के बाद आप जब वो मैं नहीं वहां कहेंगे गया तो कोई तो मतलब ही वो नहीं बनता उस रहा ही नहीं, सवाल खत्म ही नहीं। जी। का। जी। लेकिन सर एक और बात पूछना चाहूंगी कि हाँ जी। क्या आप हमें आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारा यूथ है, जो एक्टिंग करना चाह रहे हैं, इस लाइन में आना चाह रहे हैं, क्या उनको जी। डरा रहे हैं या उनको प्रेरित कर रहे हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, उनको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि अ, थोड़े में कंप्रोमाइज नहीं करो। आप अपने आप को तौलो, एवेल्युएट करो कि आपके पास जो स्किल है, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो जो स्किल है वो किस लेवल का है। क्या इस लेवल का है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं? अगर कुछ पर सर बारीकियां जो जो जरूरी हैं, जो जब बारीकियां हैं, जो हम्म जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इम्पैक्ट सामने वाले पर पड़ता है, हम्म अगर वो नहीं है तो आपको बहुत सीखने की जरूरत है। और आपको हम्म अगर ऐसा लगता है कि आपको करना है तो आपको सीखने के बाद ही करना चाहिए। आजकल का वातावरण जो है वो बिल्कुल। ट्रेनिंग करके ही, तैयार होके ही, पूरी तैयारी के साथ यहाँ मुंबई में आने की जरूरत है, इस करियर में आने की जरूरत हम्म तो बट मुझे जैसे लगता है कि लोग सोचते हैं कि हमने बस जितना कर लिया, हमारी एक पिक्चर अगर चल गई, हिट हो गई, तो बस आई एम अ स्टार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तोलने वाली बात कौन तोलेगा? जैसे आपने अपने आप को तोला, है। जी। लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों में होती है। अपने आप को हर हर आदमी नहीं तोल सकता, क्योंकि सब अपने आप को आज बेस्ट दिखाने में लगे हैं। वही तो मिस्टेक है, ये आई रॉन्ग एम द नोशन है। बेस्ट, आई एम द या बेस्ट, आई हैव उसी डन में ही दिस, मी मी प्रॉब्लम मी वही है। मैं। जी जी जी, करेक्ट। कोई और भी ये नहीं जिस देखता कि जो सामने वाला है उसने कितनी मेहनत करी तो वो उस मकाम पे पहुंचा है। जी जी, बिल्कुल। इसीलिए मैं आज आपको इनवाइट किया था कि लोग सुने आपकी बात, कि बिना मेहनत से, ये तो सच है कि समय से पहले ना कभी किसी को मिला है ना मिलेगा, लेकिन जी। मेहनत से भी, बिना मेहनत के ना कभी किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा, ये आज आपने साबित किया है थ्रू मैं योर वर्डिंग्स। जी, मेरा बिलीफ ये है कि मेहनत करके आदमी हाथों की लकीरों का, जो उसके स्टार्स हैं, उनकी दिशा बदल सकता है। ताकत है। ऐसा ये कहावत भी है ये, जी हाँ। कि आदमी अगर मेहनत करे तो उसके जो स्टार हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी भी दिशा वो बदल अपनी सकता है। तकदीर को भी बदल अपनी सकता है। बदल सकता है, करेक्ट। इतनी हिम्मत होती है उसकी, इट हैज गॉट सच अ पावर। सर आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग, a ओके। small kind of a presentation. वो Your first, oh my god, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं जरूर बात करूंगी अभी। जी जी। वांटेड, अनुपम खेर जी के साथ आपके फेवरेट, ये अक्षय जी जी के साथ, जी जी। हियर, यस, ये आपकी वाइफ, यस। जी, ये अन्ना हजारे जी, आपने रोल प्ले किया। जी। दिस वाज अ हॉलीवुड प्लस अ बॉलीवुड मूवी, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, या या विरासत, प्रेम ग्रंथ। या This was also a still from Prem Granth. Your favorite Shola or Shabnam, शोला और Wanted, शबनम, या Virasat. विरासत, विरासत। Yes. All your characters.
जी लज्जा, या कयामत, यस। So चापेकर ब्रदर्स this is your book, बुक, माय बुक। Bandit Queen. नो, दैट This वाज is कच्चे धागे। Singham. अच्छा, कच्चे धागे। हाँ, ये या, क्या बात है सर, क्या बात है। कुछ Oh my God, look at this smile. JD, दोष, शोला और शबनम, प्रेम ग्रंथ again. प्रेम गांधी This है। this is what I wanted to know. That's it, sir. That's what I ओके, wanted to show बहुत you. क्या बात है। ओके, I थैंक यू hope वेरी you मच, बहुत like it. अच्छा लगा मुझे। यस यस यस। No, sir. My pleasure. My pleasure. Sir, अगर आपको एक टाइम मशीन दी जाए और बोला जाए कि let's go जी, back to the time where you want to change one thing given by a God as an option, what would you like to go back and change in your life? इन माय लाइफ, In your life. It can be anything relating to acting, relating to your personal life, anything. What would you like to change? आई डोंट नो, मेरा जो आंसर होगा, आई एम सो Mm-hmm. सेटिस्फाइड विद माय लाइफ, विद माय करियर, Mm-hmm. कि मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। सो मैं, मेरा ये रहेगा कि मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। जितना मैंने Mm-hmm. सोचा भी नहीं था मुझे, ऊपर वाले ने उससे कहीं 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 ज्यादा मुझे दिया है। Hmm. और मैं ये समझ चुका हूँ कि बेस्ट तो कुछ होता नहीं है। Hmm. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बेस्ट है। Hmm. और बेस्ट होने के बाद भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये संसार निस्सार है, Hmm. ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब एक इल्यूजन है। Okay. और मैं बिलीव करता हूँ कि यस, ये इल्यूजन है। ये जो अच्छा, कुछ भी हो रहा है सब इल्यूजन है। आप अपने तो मतलब आप ईमान, महादेव महादेव की बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये मेरे अंदर से अंदर ही है। मतलब ये हो सकता है कि धीरे धीरे मेच्योरिटी इतनी बढ़ गई है कि अभी जैसे कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आदमी पता नहीं किस किस हद तक चला जाता है, हम्म। हम्म। अपने आप को कितना गिरा लेता है या दूसरे को कितना गिरा देता है। ये सब चीजें मुझे बहुत बहुत इल्यूशनरी लगती हैं कि ये क्यों ऐसा है, क्यों करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े धूल में मिल गए, बड़े बड़े दिग्गज धूल में मिल गए, जिनका नामो निशान खत्म हो गया, जो अपने टाइम में एक बिल्कुल टॉप पर थे, वो पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। आज कोई क्यों नाम सर? लेवा ना, तो क्यों? ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। हर हर वक्त परिवर्तन हो रहे हैं, हर वक्त परिवर्तन होता है। आ, उस परिवर्तन में जो पिछला है वो खत्म हो जाता है, दब जाता है। जब तक कि वो मोटिवेशनल ना हो, जब तक वो इंस्पिरेशनल ना हो, आपको इंस्पिरेशन ना दे सके। जो कैरेक्टर्स जो जिन कैरेक्टर्स ने, जिन लोगों ने इंस्पिरेशन देने का काम किया है, एक बेहतर समाज को क्रिएट करने का काम किया है, एक बेहतर दुनिया का जिन्होंने सपना देखा है और उसके लिए काम किया है, वो लोग आज तक जिंदा हैं। बाकी कोई जिंदा नहीं है, बाकी सब खत्म हो गया। लोग उनको याद करते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, जिन्होंने मानवता के लिए, आदमी के भले के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए काम किए होते हैं। जितने हम्म। भी नाम हैं, जितने भी किताबें हैं, जितने भी हम बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं वही तो हैं, बाकी कहाँ हैं। पर आज हम कर्मों को क्या नाम दें सर? कि जो हमने काम किया है वो ज्यादा बेहतरीन है या जो दूसरों ने काम किया है वो ज्यादा बेहतरीन है? ये आई मीन आपकी टू से अपनी कि सोच। ये ये जो एक्टिंग का एक दौर था जैसे आप लोग का है, अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन आज की जो यूथ है जो आना चाह रहे हैं, दे हैव अ वेरी डिफरेंट थिंकिंग ऑल टुगेदर। आपने भी देखा होगा कि
during the period, everything has changed very, drastically. जी The trends have changed. अभी या तो OTT प्लेटफॉर्म पे सब कुछ आ रहा है जी because of COVID, of course. लेकिन of course इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं उसके अलावा भी कि यू नो लोग अब स्टेप बैक करने लगे हैं जो यहाँ आने की सोच भी रहे थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में अगर बहुत स्पष्टता से अगर आप बात करें तो बिल्कुल या स्पष्टता से बोल रही हूँ। मतलब जिस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिशें हुई हैं, जिस तरह से मैं ये मानता हूं कि इंडस्ट्री के अगर 10% लोग नशे में बिजी हैं, ड्रग्स में बिजी हैं, ड्रग्स से लिप्त हैं, तो 90% लोगों को आप नहीं कह सकते कि वो भी ड्रगिस्ट हैं, वो भी इस गंद में घुसे हुए हैं। आप 10% लोगों की वजह से 90% लोगों को उनके कैरेक्टर्स को मलाइन नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर मीडिया में मीडिया के 10% लोगों ने इनका इस तरह से घुमा घुमा के और इस तरह से को बढ़ा चढ़ा के इसको जब दिखाने की कोशिश की है सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, ताकि हम बार बार देखें, उनको बार बार देखें, मीडिया को अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग इस तरह से किया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मीडिया ही खराब है। सर अगर मैं कनेक्शन हमेशा कट होगा तो आई विल कनेक्ट अगेन। I'm ओके just reminding जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 10% लोगों की वजह से 100% लोगों को आप मलाइन नहीं कर सकते। उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये भी Hi, I'm sorry. Again, I should not say. Is here right here? जी सर। जी आप तो कह रहे मैं थे ये कह रहा था कि हम्म, कैमरे के सामने जो एक्टर खड़ा होता है, अगर वो नशे में है तो एक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कैमरा बिल्कुल आपकी आत्मा तक जाता है। इसका लेंस जो है आपकी आत्मा तक जाता है। अगर आप नशे में होंगे तो नशा नशा दिखेगा आपकी आंखों में। हम्म, ये कहना कि ये हर समय ड्रग्स में ही रहते हैं, इतना ज्यादा मलाइन किया है, इतना ज्यादा बदनाम किया है इंडस्ट्री को। अ, पता नहीं, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं इन लोगों को सजा दे देता। कि पूरी इंडस्ट्री को आप कैसे कह सकते हैं? अगर 10% या 8% या 5% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की कामों में लिप्त हैं, ये जरूर है कि जो लोग लिप्त हैं उनको इससे निकलना ही चाहिए, निकालना ही चाहिए। इंडस्ट्री में जो गलत लोग हैं वो सफाई होनी चाहिए, ये जरूर है। सर लेकिन वही तो बहुत नहीं सारे, हो पा रही ना, तो वो ये मौका है ऐसा कि सफाई की क्योंकि जा वो जो सकती है। जो सफाई करने के लिए जो सामान है वो बहुत बड़ा है। इतनी जल्दी से सामान को हटाया नहीं जा सकता। वो एक अलग बात है, वो एक अलग प्रश्न है। बाकी जो आप कह रहे थे कि क्या होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सिर्फ थोड़े से लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं किया नहीं जाना वो चाहिए। बिल्कुल आज सही आज है, आज हालत बिल्कुल ये है सही। कि हमको थोड़ा शर्म आती है। अ, जब नहीं पहले शर्माने जो की एक क्या बात है। रिस्पेक्ट नहीं, क्या हाँ लोगों के मन में हाँ, ये भाव आ गया वो है कि इंडस्ट्री वो के लोग लोगों ऐसे का गंदे लोग हैं, गंदे, डर इनको गए हैं, बायकॉट पता करो, आपको, डर इनके गए फिल्में हैं। बायकॉट करो, इनके फिल्में बायकॉट करो, इनको, हाँ ये इस तरह के लोग हैं।
जी। तो हमको भी हमारी इज्जत पर भी ये धब्बा ही है ना कि हम भी इंडस्ट्री द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। हम्म। तो ये हमारे ऊपर भी ये बात आती है। तब ये लगता है कि किसी को क्या हक है कि आप पूरी इंडस्ट्री को इस तरह से बदनाम करें। जो लोग हैं उनको पॉइंट आउट करो, उनको निकालने की कोशिश करो, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करो। जो दर्शकगण हैं वो उन्हीं से तो हमारी इंडस्ट्री चलती है। अगर बिल्कुल। उनके मन में अगर नफरत पैदा हो रही है इंडस्ट्री के लिए, एक्टर्स के लिए, उनके चाल चलन के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल के लिए अगर उनके मन में नफरत पैदा हो रही है तो बहुत गलत मैसेज जा रहा है जो हमें आगे तक परेशान करेगा। जी हाँ। थैंक यू सर, आपने ये हमें बातें सच में समझाई हैं, और इस माध्यम से आई थिंक जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाद में भी इसको देखेंगे, वो इसको जी समझने की कोशिश करेंगे गहराई से, जी जी जी। ऊपरी भाव से नहीं, गहराई से। कह रहे हैं। सर एक बात बताइए, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी लाइफ में वाज इट योर्स अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कैसे हुआ और कब हुआ? ये जब मैं बताया ना आपको रंगमंडल में था, मैं एनएसडी रंगमंडल में। अच्छा, तो मैम भी स, थिएटर में थे? नो। नहीं, नो। वो उनकी एनएसडी में एक सिलसिला शुरू हुआ था बच्चों की वर्कशॉप का, हाँ बच्चों की हाँ। थिएटर वर्कशॉप। जी जो कि जो हमारे छुट्टी का टाइम होता है जी मई से जुलाई के बीच में, जी। तो हमारे बीवी करण साहब थे, हमारे डायरेक्टर थे। हम्म हम्म। उन्होंने ये सिलसिला शुरू करवाया था कि बच्चों में भी थिएटर का संस्कार आए, करने का भी संस्कार आए, थिएटर का एप्रिसिएशन, थिएटर को अप्रिशिएट करना उनको आए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एनुअल समर थिएटर वर्कशॉप फॉर चिल्ड्रन उन्होंने शुरू किया। हम्म। तो ये अपनी बड़ी, जो मेरी वाइफ हैं, सुधा नाम है उनका, जी हाँ जी हाँ, मैम का नाम ये सुधा जी है। जी, ये अपनी बड़ी सिस्टर के जी। यहाँ रहती थी दिल्ली हम्म में। हम्म। तो इनकी सिस्टर की बेटी, मतलब इनकी भतीजी नीस, वो इस चिल्ड्रन वर्कशॉप में उसने ज्वाइन किया। अच्छा। तो ये डेली उसको छोड़ने आया करती थी और डेली उनको लेने आया करती थी। हाँ, तो आपने विलेन स्टाइल में अप्रोच किया या हीरो बन गए थे तब? नहीं, मैं हीरो ही था। मैं थिएटर में हीरो था उस समय, स्टार था मैं। अच्छा, ओह मैं स्टार। हालांकि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं, बहुत नाम था ये मेरा थिएटर में। सच्चाई है, थिएटर ये में सच्चाई है, दैट इज द ट्रुथ। तो हम्म चूंकि वहाँ पर एनएसडी के स्टूडेंट्स ही, सीनियर स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ाते थे, हम्म। टीचिंग करते थे बच्चों की हाँ। वर्कशॉप के दौरान। हम्म। तो एक एक टीचर से इनकी मुलाकात हुई, ओके। उनसे थोड़ा सा संबंध बढ़ा। हाँ। वो चूंकि हम सभी एनएसडी के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं सब, हम्म तो फिर मेरी मुलाकात फिर उसके थ्रू इनसे हुई। हम्म। तो इस तरह फिर से थोड़ा सा एक सिलसिला सिलसिला। चला, और लाइकिंग बड़ी ओके। बड़ी हमारी एक दूसरे के हम्म प्रति। हम्म। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही एक अट्रैक्शन लगी। मुझे लगा कि जैसा मेरा व्यू पॉइंट है अपनी वाइफ के बारे में, कुछ कुछ एक रिफ्लेक्शन मुझे उनमें दिखाई दिया। ओ, तो बस तो फिर तो क्या था? मुझे लगा कि आपने बात तो रोज की जा लेके सकती खड़े है। हो गए? रेड रोज। वैसे तो how हम many लोग years of marriage down the line you have successfully completed, I must say? 39 years। Oh my God! मेरी तीन बेटियां Okay. हैं, मेरी जी, तीन मैं बेटियां हम हैं। उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, वो क्या दो की करते शादी हो हैं? गई है, दो की शादी हो गई है, जी। और मैं ग्रैंडफादर भी हूँ। ओ सर, मुझे ग्रैंडफादर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मुझे ये याद आया कि 12 नहीं करे आपने इस बार? 12 क्या? अच्छा। 12, एक डजन। जी। अब पहले का ट्रेडिशन अलग था, आज का ट्रेडिशन थोड़ा सा अलग है।
अभी मुझे ओह अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, मुझे बच्चों की लाइन नहीं लगाना नहीं, जरूरी आपकी नहीं तो बस है। आवाज ही काफी है, दमदार। जी जी जी। जरूरत नहीं तो है। हाँ, तो जी, तो अभी का ऐसे सोच इस थोड़ा सा अलग है, पहले का हाँ सोच अलग था। जी। तो मेरी तो बहुत इच्छा थी कि कम से कम चार तो हों। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं, तीन आई काफी हैं। थिंक भाभी ने बोला, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। और वो चलिए अपनी अब तरफ से काफी बुद्धिमान है, काफी अ, बहुत मतलब मैं क्या तारीफ करूं उनकी, हर बात में, हर फील्ड करनी में, पड़ेगी हर सर, सोच में करनी पड़ेगी। कुछ तो मजबूर। फिल्म के डायलॉग सोचिए, क्योंकि देखेंगी शो लाइव। नहीं, तो अब कब तक मजबूरी देख नहीं रही है, हो? मजबूरी में नहीं, उनके अंदर हैं हाँ, वो नहीं, बातें, सच में करिए ना, उनके सच में करिए। पर्सनालिटीज। बोलिए बोलिए, याद करिए जो एक पहले तो गुलाब देते याद वक्त करने की बोला जरूरत था। नहीं है। हाँ हाँ, वो उन्होंने मैं अपने हर काम में उनकी सलाह लेता हूँ। वाह। इसी से उनकी इम्पोर्टेंस मालूम पड़ जानी चाहिए आपको भी, और जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनको भी। बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने हर काम में उनकी सलाह लेता हूँ। मुझे लगता है कि उनकी सलाह नहीं लूंगा तो शायद मैं मेरा कदम सही नहीं होगा, अगर मैं उनकी सलाह के बगैर कदम आगे बढ़ा दूंगा तो तो। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्रिटिक भी हैं आपको लेके। क्रिटिक भी हैं, वो समझाते हैं। मैं एक वाकया मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। मैं एनएसडी रेपटरी कंपनी में था, जैसा कि मैंने बताया, वहाँ 11 हम्म साल रहा मैं। हम्म उसके बाद जब 11 साल कंप्लीट हुए, मेरी दो बेटियां आ गई थी इस संसार में। और चूंकि रेपटरी कंपनी में महीने की सैलरी पर हम काम करते थे एक प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर, तो बहुत छोटी सी तनख्वाह में हम गुजारा करते थे। एक कमरा किराए पर ले रखा था। हम्म। तो हालत ये थी कि महीना खत्म होते होते तक पैसे पहले ही खत्म हो जाते थे, महीना खत्म होने से पहले। कहाँ जाते और थे मन सर? मतलब खर्चा हो जाते थे, मकान का किराया, खाना, राशन, ये वो, ट्रांसपोर्टेशन, ये बच्चों के कपड़े, बच्चों के यूनिफॉर्म, स्कूल की फीस, ये बहुत सारी चीजें। और चूंकि मन में ये था कि मुझे बच्चों को एक अच्छा जीवन देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, ऊंची शिक्षा देनी है, और वो पॉसिबल था नहीं थिएटर में रहते हुए। हम्म तो एक ऐसा मोमेंट आया जब हम्म। मुझे लगा कि अब मैं, एक वो मेच्योरिटी लेवल तो आ ही गया है, एक वो तो कॉन्फिडेंस बहुत लेवल भी पहले आ गया था। नहीं, इस रेपटरी कंपनी में ही, इसे रंगमंडल हाँ, में था ना, तभी आया ना। तो तभी आया था। मुझे लगा कि अभी ये मोमेंट है कि मुझे यहाँ से हम्म। निकल जाना चाहिए। अच्छा। एक नया प्ले शुरू हुआ था, और उसमें मुझे मेन रोल के लिए कास्ट किया जाने वाला था। हम्म तो मुझे लगा कि अगर मुझे कास्ट कर दिया गया तो फिर मुझे निकलना मुश्किल हो जाएगा, कम से कम 2 महीने और लगेंगे। तो कास्टिंग होने से पहले यहाँ से निकल जाना बेहतर है। अब चूंकि हमारा कुछ हमारी सेविंग वगैरह तो कुछ थी नहीं, और यहाँ से रिजाइन करने के बाद कुछ भी नहीं रहता हमारे पास। और अगर मैं बॉम्बे जाने की भी सोचता तो बॉम्बे जाने के लिए भी जो चाहिए था, वहां कम से कम 3 महीने, अगर 4 इम्प्लाते थी। हम्म तो जब मैंने ये डिसीजन लिया कि हम्म कास्ट होने से पहले मुझे निकल जाना चाहिए, मैंने उस मोमेंट को छोड़ा ही नहीं। मैंने इमीडिएटली रेजिग्नेशन लिखा ऑफिस में हाँ। ही, और रेजिग्नेशन लिखा, डायरेक्टर के नाम एक लेटर लिखा, पर्सनल लेटर वगैरह वगैरह करके, मैं इंतजाम करके, और 3 दिन की छुट्टी का मैं एप्लीकेशन छोड़ के मुझे आना था। तो हम्म मुझे लगा कि पता नहीं मेरी वाइफ कैसे रिएक्ट करेंगी। हम्म। मतलब चूंकि कोई सेविंग वगैरह नहीं है, बच्चे कैसे रहेंगे, आगे क्या होगा, कुछ भी, सब कुछ अंधेरा अंधेरा कर देता अगर मैं ऐसा करता। तो मैंने सोचा कि एक एक दिन डिसीजन तो लेना ही है।
तो मैंने रेजिग्नेशन लिखा और लेटर लिखा डायरेक्टर के नाम और घर आया। घर आके मैंने वो रेजिग्नेशन लेटर इसके टेबल पर रख दिया। टेबल पर रख दिया और मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। मैंने उनको बोला कि ये लेटर है, तुम इसको पढ़ लो और तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, कोई डिस्कशन नहीं करनी। जो बॉम्बे जाने के बारे में डिस्कशन वगैरह होती थी वो पहले हो चुकी थी हमारी, कि बॉम्बे जाने से क्या होगा और बच्चों कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हम लगभग लगातार करते रहे थे। तो मैंने कहा कि ये लेटर है, इसको पढ़ लो और तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना है 5 मिनट में। 5 मिनट में कोई गुंजाइश नहीं है डिस्कशन की। और मैं ऊपर चला गया, वहां हमारी छत थी, ऊपर चला गया और 5 मिनट के बाद नीचे आया। मैंने उनसे पूछा बॉम्बे जाऊं या नहीं जाऊं? तुम ना कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम हाँ कहोगी तो मैं हाँ कहोगी तो मैं जाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ जाओ। उन्होंने कहा हाँ जाओ, मैं संभाल लूंगी, मैं सब देख लूंगी। और कितना बड़ा डिसीजन था, कितना बड़ा डिसीजन था। मतलब कि कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों को कैसे पालेंगे, बच्चों को आगे कैसे ले जाएंगे, बॉम्बे में काम कितने दिन में बनेगा, कितने दिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बहुत सारी ऐसी बातें थी। इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने 5 मिनट में हाँ कह दिया। तो आज भी मैं महसूस करता हूँ कि उस समय ये ना कह देती तो मैं नहीं जाता, फिर वो डिसीजन हो जाता कि फिर मैं दिल्ली में ही कुछ इस तरह का कुछ कोशिशें करता कि थोड़ा और बेहतरी हो जाती। विश्वास था, विश्वास था। तो हम वो यही कहती हैं, वो जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने भी ये कहा कि जो लड़का सागर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इतनी मेहनत, इतनी हिम्मत कर सकता है, ये भी डिसीजन लेता है कि मुझे अब 11 साल यहाँ पर रहकर सीखना है इन बड़े दिग्गजों के बीच में, ताकि मैं आगे की लाइफ को कुछ अच्छे सुडोल तरीके से बना सकूं। तो वो एक डिटर्मिनेशन दिखती है जी। और उन्हीं की वजह से फिर आज मैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, आपने सही सपोर्ट किया, मेरी बात को करेक्ट किया। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी हर बात, मेरी हर सलाह मुझे बहुत ही वाजिब लगी है और मैं मानता भी हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। मेरे मन में उनके लिए ये जगह है, ये प्लेस है। बहुत और मैं ये मानता हूँ कि वो थी, इस वजह से मैं इतना सब कर सका, अदरवाइज बहुत मुश्किल था, हो नहीं पाता। अगर वो इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो मैम यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट he is grateful to you and you are a big support for him in his life. Yes, that's so wonderful and I wish you lots of togetherness forever. Thanks. आप दोनों के लिए। Yes. And sir, I want to understand lastly that अभी आप कौन से upcoming projects पे काम कर रहे हैं जिनमें हम आपको देख सकते हैं? अभी जी, लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ उस समय 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहा था जी। एक थी भूल भुलैया 2, आपने सुना होगा जी। Okay. जी, ऑलरेडी 50% हो गई है वो फिल्म। मैं तो वेट कर रही हूँ बहुत बैडली जी। अनीस बज़मी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जी जी। तो एक वो चल रही थी, एक राधे फिल्म चल रही थी सलमान खान की। हाँ राइट। और एक फिल्म चल रही थी ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। ये एक बहुत ही बड़ी बिग प्रोजेक्ट है। तो ये 3 फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। वो अभी अब नवंबर से शुरू हो रही तीनों। इस दौरान कुछ वेब सीरीज वगैरह की भी फाइनल हुई हैं जिनकी शूटिंग नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में मैं कहीं शूटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सबको मना कर जी जी जी। जी। ओके
सर, तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे आपके फैंस बहुत हैं जो कुछ आपको बोल रहे हैं, प्लीज उनको एक बार हेलो कर दीजिए। सोनू जी बोलते हैं, अंकल जी नमस्ते, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, एंड नमस्ते सोनू, नमस्ते। एंड मिस्टर तिवारी जी, आई थिंक पहले आए थे, उन्होंने पूछा था कि आपने विरासत में वो जो कैरेक्टर था वो कैसे किया था। एंड तो वो तो बड़ी थोड़ी सी कहानी है उसके पीछे, जी छोटा सा थोड़े मैं बता देता हूँ। जी कहानी ये है कि जैसा कि मेरा स्टाइल है मेरा काम करने का, जो भी कैरेक्टर जी, मिलता है मैं उस पर रिसर्च वर्क मेरा होता है। रिसर्च। तो मैंने दो ऐसे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया जिनको जो पैरालाइज थे। लकीली लकीली मेरे लक से एक डॉक्टर भी पैरालाइज हुए थे। तो ओ, उनसे मुझे बहुत डिटेल में जानकारियां मिली कि जब जी, पैरालिसिस का अटैक होता है तो पेशेंट क्या महसूस करता है, क्या हाँ महसूस हाँ, करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उसको किस तरह से वो उससे बचने की कोशिश करता है। और उसके हम्म, बाद जब वो ये थोड़ा ठीक होने लगता है या जैसे हाथ टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया, तो उसकी फिजिकल लैंग्वेज क्या होती है, अगर वो कुछ हम्म। कहना चाहता है, कुछ भाव प्रकट करना चाहता है, तो उसके लिए मान लो बोल नहीं सकता है तो किस तरह से वो करेगा, एक एक पूरा एक शब्द को। मनोविज्ञान है जिसको जी। आपने पढ़ा होगा। तो वो जी, वो जो डॉक्टर से मालूम पड़ा वो सब, अच्छा। वो डॉक्टर ने बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे बताया कि ऐसे 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 ऐसे। तो हम्म। ये सब चीजें उनसे करके मैंने लिखी और फिर उस पर वर्क किया, फिर प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद जो कुछ भी सामने आया वो था, और मुझे बहुत अप्रिसिएशन रहा इस कैरेक्टर के लिए। बहुत बहुत बहुत। जी। जी। सर, ये मिस्टर महेंद्र जी पूछ रहे हैं कि एनएसडी के दौरान कोई ऐसा प्ले जिसमें कोई रोल को करने में आपको काफी दिक्कत हुई हो। ऑथेलो नाम का प्ले जो मैंने बताया, जिक्र किया था ना, ऑथेलो मैंने प्ले किया था। फिट्स बेनेविट्स डायरेक्टर थे उसके, क्योंकि जर्मनी में। लैंग्वेज की वजह से। नहीं, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो कैरेक्टर। ओथेलो था। कैरेक्टर बहुत मैंने कम। मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है, सो ओके। आई नो ये अबाउट मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक जनरल था, या और उसके उसके सबऑर्डिनेट ने उसके दिमाग में ये भर दिया कि आपकी वाइफ जो है वो किसी दूसरे उसके ऑफिसर के साथ उसके संबंध है, अनैतिक संबंध है। और लगभग दो हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देता था कि उसके दिमाग में ये घुसता चला गया, और फाइनली ये फिक्स हो गया, उसको उसको विश्वास हो गया कि मेरी वाइफ जो है अ, मेरे साथ वफादारी नहीं कर रही है, उसके साथ संबंध है। और वो लगभग लगभग पागलपन की उसमें चला गया। ओह, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो, हर इट सीन में वाज कुछ लाइक अ, अलग रियल। यस, इट वाज लाइक अ फैनेटिक काइंड ऑफ अ रोल व्हिच यू फैनेटिक, प्लेड, यस। है यस ना? यस। मस्ट तो हैव इसको बीन अ करने में टफ रोल, मुझे सर। बहुत तकलीफ रही। मतलब ये था कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो जैसे खाना खा रहा हूँ तो खाना खाते हुए भी दिमाग में वो चलता था, और ऐसे 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 मेरी आंखें चलने लगती थी, वो खाना खाते हुए ऐसे ऐसे होने लगता। तो हमारे बच्चे कहते थे, वाइफ कहती थी, क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, इतने इतने मतलब ज्यादा आप इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है आपके। रियल लाइफ में भी मतलब ऐसे कोई करने लगे थे? प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस, यस, अभ्यास प्रैक्टिस अभ्यास प्रैक्टिस। करना पड़ता है ना, जी हर हाँ। कैरेक्टर का राइट अभ्यास थिएटर राइट। के लिए तो बहुत करना पड़ता हम्म। जी। योर वीडियो वाज स्टक, है। यस, हाँ। इतना था जब, हाँ, उस इन्वॉल्वमेंट कैरेक्टर के साथ किस तरह से आए उसके लिए लगातार अभ्यास करने पड़ते हैं। तो वो अभ्यास इतने हो जाते हैं कि वो फिर आपकी आम जिंदगी में भी दिखने लगते हैं। हाँ, आप तो वो एकदम तो सिंक इन हो जाते हैं, जी जी यू नो, यू गेट सिंक्ड जी इनटू इट। बट वो सबसे नहीं होता सर, आप जैसे लोगों से ही हो सकता है। आई डोंट थिंक जो उस समय जमाने के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जी आई थिंक दे जी। आर ऑल यस। वेल लाइक यू। या सर, वी हैव अनदर क्वेश्चन बाय शुभिक। एक ऑडिशन को कैसे और भी ज्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं?
ये आपके स्किल पर डिपेंड करता है। आपका स्किल का लेवल क्या है, आपकी एक्टिंग की अंडरस्टैंडिंग क्या है। अ, आमतौर पर मैं इस तरह के जो न्यू कमर्स हैं या जो इस फील्ड में आ चुके हैं और कोशिशें कर रहे हैं, मैं हम्म उनको ये सलाह देता हूँ कि जो भी आपके आइडियल एक्टर्स हैं, जिनको आप आइडियलाइज करते हैं कि बहुत कमाल का काम करते रहे हैं, तभी आपके आइडियल हैं वो एक्टर्स, हम्म तो उनके जो भी बेस्ट सीन्स हैं आपके हिसाब से, आप उन बेस्ट सीन्स को लिख लीजिए अच्छी तरह से, और उन सीन्स को जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है वैसा ही आप तैयार करने की कोशिश करें। वो वैसी ही डायलॉग डिलीवरी, वैसे ही इमोशंस की अभिव्यक्ति, उतना ही डिग्री ऑफ इमोशंस, वो मूवमेंट, सब कुछ बिल्कुल एज इट इज करें जैसा कि उन्होंने किया है, एज इट इज। हम्म छोटी मोटी हम्म नकल नहीं, आपके पूरी मतलब आपका इंटरनलाइज करना, और आपकी हाँ फिजिकल, हम्म साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी बिल्कुल एज इट इज हो जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। आप उसके बार बार रिहर्सल करें, बार बार तैयार करें, उसको बार बार बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करने की कोशिश करें। हम्म और जब तैयार हो जाए, अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तो आप उसको रिकॉर्ड करें अपने हम्म लिए, हम्म रिकॉर्ड करें और फिर देखें, कंपैरिजन करें कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और आपने कैसा परफॉर्म किया है। आप जो हम्म इमोशंस वो दे पाए हैं, जो इम्पैक्ट उनकी परफॉर्मेंस में है, वो आपके हम्म परफॉर्मेंस में आ रहा है कि नहीं, कितनी डिग्री में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, वो आप क्वेश्चन करें अपने आप से, वो खोजें उसमें से, उस कैरेक्टर, उस परफॉर्मेंस में से निकालें वो बात, वो बारीकी, और फिर आप लाएं अपने उस परफॉर्मेंस में। तो ये जो प्रोसेस है, बार बार करके, बार बार अपनी मिस्टेक्स ठीक करना, उनको उसमें से देख देख के, उससे क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आपको मालूम हम्म पड़ेगा कि आपके अंदर से इमोशंस कैसे आएंगी, कैसे हम्म आती हैं। इमोशंस लाने के लिए जो आपने सीखा है, जितना सीखा है, जो कुछ भी टेक्निक्स आप समझे हैं, उन टेक्निक्स को लागू करके वो इमोशंस लाना जिसकी वजह से वो सीन बहुत कमाल का बन गया है, जिसकी वजह से आप बहुत प्रभावित हैं उनसे, वैसा परफॉर्म करने की कोशिश करें। बार बार अपने आप को ठीक करें, फिर करेक्ट करें, फिर रिहर्सल करें, फिर अभ्यास करें, फिर रिकॉर्ड करें। ये जो प्रोसेस है, आपके अंदर मेच्योरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी फिजिकलिटी को स्किल के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, आपके इंटरनली जिस किस तरह से आप इमोशंस को आप उस स्किल में डाल सकते हैं, ये सब चीजें आपको अपने आप ही मालूम पड़ने लगेंगे अभ्यास करते करते करते। हम्म तो बट अगर मेरा एक सवाल है। किसी ऑडिशन में अगर आपको हम्म एक्सेल करना है, तो ये हम्म ही चीजें हैं जो आप लागू करेंगे तो आप अपने ऑडिशन में सफल हो सकते हैं। Okay. So well, that is very nice. But sir, my question is related to this only कि कभी-कभी हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज को देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं. So we become like a copycat. You understand? नहीं, आप Uh, इमोशंस को कैसे कॉपी करेंगे, इमोशन तो आपकी होंगी emotions ना। नहीं. मैं जैसे आपने इमोशंस की बोला ना. बात कर रहा हूँ, मैं इमोशंस की हम्म. बात कर रहा हूँ। Okay. So now इमोशंस, here you're talking about different emotions. इमोशंस जो आप कैसे निकालोगे वो इमोशंस, Okay. अगर So बहुत हैप्पीनेस, हाँ, या जी. एंड मिस्टर जी मिस्टर लोकेश जी जानना चाहते हैं कि आपकी मूवी राधे और वर्किंग एक्सपीरियंस विद सलमान भाई के साथ कुछ हमारे साथ शेयर करें। मैंने 2 फ़िल्में और की हैं पहले उनके साथ। एक मैंने वांटेड की है, जी। जिसमें मैंने कमिश्नर का रोल किया था, उनको शायद याद होगा। यस कॉप राइट जी। कमिश्नर जी। एक जिसमें मैंने, आपका फेवरेट डायलॉग था कि पतलून गीली हो जाएगी गीली, तो यस करेक्ट। आज तक याद है मुझे। एंड यू नो एक फ़िल्म मैंने की थी गर्व, गर्व करी थी गर्व, आपने, बिल्कुल मुझे जिसमें मैंने मालूम है। चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर किया था। सो बिल्कुल मालूम सलमान के साथ मेरा बहुत अच्छा रेपो है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग है उनके साथ। बहुत ही सुलझे हुए स्टार हैं, वो स्टार तो हैं ही। है। जी हाँ। ये है किसी तरह का किसी तरह का नेगेटिविटी नहीं है।
तो आप कहते जब हैं। सीनियर, आप तो उनसे सीनियर हैं ऑफ कोर्स, जी तो जी। कैसे रहते हैं आपके साथ सेट पे? जैसे कभी उनको आपने कभी जाके बोला हो, नहीं सलमान जी आप ऐसे करो, या सलमान ऐसे ऐसे एक्ट कर लो, ये अच्छा लगेगा, कभी आपने राय दी है और उन्होंने बहुत अच्छे से उसको मतलब ढाला हो उसमें, या अ, एक्सेप्टेंस करी हो? मैं नॉर्मली बहुत ज्यादा राय नहीं देता हूँ। सिर्फ ये कई जगह अगर ऐसा लगता है कि हम्म। मुझे, मैं अगर ऐसा करूं और सामने से ये रिएक्शन आ जाए तो मेरा अगला डायलॉग और बेहतर हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगता है तो फिर मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इस तरह से रिएक्ट कर दोगे मेरे लिए, तो मैं आगे और थोड़ा सा और डिग्री बढ़ा सकता हूँ अपनी इमोशंस की, और ये सीन बेहतर हो सकता है। इससे राइट। ज्यादा मैं एडवाइस नहीं करता। बिकॉज आई थिंक वो डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, सो आई थिंक yeah, वो एडवाइस करना ज्यादा है। लेकिन आप भी, जी। कभी आपका ऐसा हुआ है कि सेट पे ऐसे मतलब हुआ हो कि नहीं, यू हैव रियली gone ahead and said something to director, and director said that no, 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 this is not this, it has to happen like this only? Sometimes you हाँ, felt कि नहीं ऐसा ऐसे कई होना बार चाहिए हुआ है, था? कई बार हुआ है, कई बार हुआ है इसमें। कई बार क्योंकि होता है, मतलब मेरा सोच अलग होता है। कई बार मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ एक पर्टिकुलर तो सीन को। उस वक्त कैसे करते हैं आप, उस वक्त उस कैसे वक्त जो रिएक्ट करते डायरेक्टर हैं जब आपको जो लगता है कि डायरेक्ट नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, बट व्हाई इट्स हैपनिंग दिस वे? डायरेक्टर कभी आपसे छोटा भी हो सकता है एज में, तो लेकिन मैं डायरेक्टर को 100 मतलब उनकी मान के ही चलता हूँ। हाँ, मैं अपना परफेक्ट। सजेशन देता हूँ कि ये अच्छा। ऐसा है, ऐसा है, इसकी वजह से ये सीन जी। इस तरह से इतना इम्पैक्टफुल बन सकता है, इस वजह से मैंने ऐसा सोचा है। अगर आप ये कहते हैं कि इसको ऐसे नहीं प्ले करना है, ऐसे करना है, तो मैं वैसे करता हूँ। उसमें बहुत हम्म। ज्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ मैं। बखूबी अच्छे बताते हैं। आर्ग्यूमेंट में नहीं जाता हूँ। एक इतना प्रोफेशनलिज्म हमको रखना पड़ता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जी। सर ये बताइए कि आपका फेवरेट कुजीन कौन सा है, फूड कुजीन जो आपको पसंद हो खाने में? मेरी वाइफ के हाथों का खाना। क्या पसंद है उनके हाथों से बना उसमें हुआ? दो तीन डिशेस वो बनाती हैं। वो वाह, ये तो मुझे भी मेरे खानी लिए पड़ेगी बहुत लगता है। अल्टीमेट होता है। एक तो कढ़ी चावल बहुत कमाल के अरे बनाती हैं। वाह वाह वाह, अभी माय कल ही फेवरेट खाए टू। हम, कल ही खाई है हमने। उनका उसका स्वाद अभी तक है मेरे मुंह में। अच्छा अच्छा और सर, आप खाने की बातें जल्दी जल्दी करिए। इसी तरह से वो राजमा चावल बनाते हैं। ये तो सर हुआ फिर चावल आप चावल के साथ। पंजाबी की सारी डिशेस बोल रहे हैं हाँ, यार। क्योंकि बेसिकली हम 20 साल रहे हैं दिल्ली में, और ये भी क्योंकि पंजाब तो से हैं। तुसी पंजाबी समझते हो? नहीं समझते हो? समझते हैं, थोड़ा थोड़ा तो समझते हाँ, हैं, थोड़ा थोड़ा। तुसी कढ़ी चावल तो और मेरी फेवरेट हाँ। है, राजमा चावल तो मेरा फेवरेट है, तुसी वही तो। अच्छा, नेक्स्ट। और आपको तीसरी डिश? और वो तीसरी है कि ये पालक पनीर ये बनाती हैं। ओला फेर पालक पनीर। पालक पनीर। और एक डिश है जो नॉर्मली लोग नहीं अच्छी बना पाते हैं, कौन और ये सी? कमाल की बनाती हैं। वो है कद्दू। हाँ, खट्टा मीठा कद्दू कद्दू। की सब्जी, हाँ, ये इतनी अच्छी पूरी बनाते के हैं कि मतलब साथ। अच्छा। करेक्ट। है ना? उसमें हाँ, उसमें जो मसाले वगैरह वो खट्टा डालते हैं मीठा अपने हिसाब स्वाद से। आता है ना सर? खट्टा मीठा, यस कह सकते हैं। तो फिर फिर उसमें फिर आप मुझे कब इनवाइट करें सर, मेरे को भी खाना है। आप आई डोंट बताएं नो। ना, आप बताएं। आप कभी भी, आप पहले आप आइए यहाँ पे। आई वांट टू जी जी। इनवाइट यू फर्स्ट। ओके। एंड ये बताइए कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है सर? मेरा फेवरेट कलर ब्लू एंड वाइट। ब्लू एंड व्हाइट। एंड वाइट, व्हाइट ये इज दो स्टैंड कलर फॉर हैं। पीस। या तो सर क्या आप आगे भी सलमान सर के साथ काम करने का मन है आपका? यस, मैं इट्स बाय मिस्टर शादाब। उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। तो मैं तो जिंदगी भर काम जोकीले करता हैं वो, रहूंगा। हम्म। जोकीले हैं सेट्स पे, जोक्स जो के जोक्स लिए है करते हैं? थोड़ा सा संजीदगी के साथ जोक मारते हैं। अच्छा हाँ, मैं समझ गई, ठीक है। हाँ, सोफिस्टिकेशन जोक्स। सोफिस्टिकेटेड जोक्स। आई और अच्छा अंडरस्टैंड लगता सर। है उनके साथ। अच्छा एक अच्छा जब भी तालमेल हम हो बैठे पाता है, होते हैं तो हाँ। कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं।
राइट। तो अगर मौका रहे और मैं करता रहूं तो जिंदगी भर काम कर साथ में काम करेंगे, कभी ऊबेंगे नहीं। इतना अच्छा रेपो है हमारे साथ। सर वैसे तो आपने बहुत सारे किरदार करे हैं, बट एक किरदार जो अभी भी आपके दिल में ऐसा लगता है कि आपने ना किया हो और आप करना चाहें, कोई है ऐसा किरदार? तो हिस्ट्री में तो बहुत से ऐसे किरदार हैं जो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं कि मतलब एक एक्टर के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स। जैसे बहुत सारे ऐसे हिस्ट्री में कैरेक्टर्स हैं हम्म। जिन्होंने मतलब दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। हम्म। सो मिस्टर तो शादाब जी पूछना चाह रहे हैं कि वांटेड फिल्म से एक डायलॉग बोल दीजिए सर प्लीज। डायलॉग बोलने की अच्छा, अगर आप आमतौर कुछ पर अच्छा गाना या सिंगिंग तो आप करते हैं अच्छी, मुझे मालूम है। बीच बीच में अपनी वॉइस के लिए मैं सिंगिंग करता हूँ। तो सुना दीजिए सर कुछ भी अच्छा। ओके, क्या सुना? अब एक और रिक्वेस्ट आई है मिस्टर रॉयल जी से कि सिंघम से कोई डायलॉग बता दीजिए। गोटिया, ओके, आय एक गोटिया। काम करता हूँ। ओके, हम्म। पता नहीं परफॉर्म करने का जैसे मनस्थिति तो है नहीं अभी। कोई बात नहीं सर, जो हाँ भी बोले, आपके हाँ। मन में आए, जो भी आपको जैसे भी लगे, एज पर योर विश। ओके, मैं जो विरासत का कैरेक्टर है, हम्म। जो भाई पैरेलटिक कैरेक्टर है और जो बोल नहीं सकता, मुंह टेढ़ा है, जी हाथ हाँ। टेढ़ा है, हम्म। फिर भी वो डायलॉग बोलता है। फिर हम्म। भी वो ठकरास जो है ना, ठकरास उसकी, वो हम्म। मतलब मुंह भी टेढ़ा, हाथ भी टेढ़ा, अपंग है, चल नहीं फिर सकते, आपको उठा के लाया जाता है, फिर भी जो चूंकि ठाकुर हैं तो वो ठकरास हम्म। नहीं जाती। हाँ, उसको जैसे बंदर गुलाटी मारना नहीं भूलता। बोलता नहीं है। तो एक लाइन में आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस कैरेक्टर को बना के मैंने उसको खूब अभ्यास करके बोलना तैयार किया है मैंने। तो एक लाइन में आपको बोल के बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस भी हो जाएगी मेरी। जी। उसमें एक सीन था कि पूरा गांव बैठा हुआ है, एक मसले पर बात होनी है, फैसले होने हैं, पंचायत बैठी है, हम्म। अमरीश पुरी साहब बैठे हैं, अनिल कपूर और सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और ये 1 घंटा लेट आते हैं। अच्छा। इनको इनको लाया जाता है। हाँ, इनको लाया जाता है। इनको लाया हम्म। जाता है क्योंकि चल नहीं सकते, इनका लड़का जो है उनको लेके आते हैं। हम्म। तो उनको बिठाया जाता है। तो अमरीश पुरी साहब, चूंकि मेरे बड़े भाई का किरदार कर रहे थे, वो खूब नाराज होते हैं कि ये कोई तरीका है, हम्म। ये कोई तरीका, पूरा गांव इंतजार कर रहा है और आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से आते हैं, हम्म। क्या तरीका है? ऐसे गुस्से होते हैं। तो ये भी हम्म। गुस्से में आ जाते हैं अच्छा। और एक लाइन बोलते हैं। लाइन ये है कि ठाकुर वक्त का इंतजार नहीं करते, ओ। वक्त वक्त ठाकुर का इंतजार करता है। अच्छा। तो ये बोलते हैं, मुंह टेढ़ा, हाथ टेढ़ा। हम्म। खूब डांटा इनको, तो इनको भी गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, ठाकुर वक्त की हिसाब से नहीं हम्म। चलते, वक्त ठाकुर की हिसाब से चलता है। ये एक लाइन थी जो उसने बोली थी। My goodness. This is like I'm watching a movie in front of me. थैंक यू, थैंक यू। सर मेरे पास सो शब्द और मैंने अल्फाज जी नहीं जी, है।
मैं बहुत थैंक छोटी यू। हूँ, बट मेरे पास अल्फाज नहीं, बट बखूबियत से आपने निभाया, बखूबियत से। मुझे अगर मैं सच में फिल्म देखती हूँ, सच में आपसे सीखना चाहिए। आप ही जी, क्यों नहीं स्कूल खोल लेते सर? लॉकडाउन में स्कूल खोल लीजिए प्लीज। आई एम टेलिंग यू, द लॉकडाउन पीपल में हु आर नहीं, गोइंग टू कम। लॉकडाउन में अब नहीं, तो लेकिन मेरा जो 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 मेरी प्लानिंग है आगे अपने लाइफ की, उसमें एक इंस्टीट्यूट भी है। वही मैं सोच रही हूँ, आपको जी। बिल्कुल करना चाहिए। ये मिस्टर पूर्व जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज एक्टिंग एग्जैक्टली एंड हाउ डू यू डू कैरेक्टर सेशन? कैरेक्टराइजेशन, बहुत सारी कैरेक्टराइजेशन आई बातें हैं। वांटेड टू से। कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी एज क्या है, उसका हाँ, उसका स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका फिजिकल स्टेटस क्या है, लव आ, फ्रॉम लाहौर। उसकी लाइकिंग क्या है, उसके टेस्ट क्या है, किस तरह की चीजों को पसंद करता है, किस चीजों को नापसंद करता है, और इस तरह से हम्म। बहुत सारी, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है। तो बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें, पॉइंट्स हैं जो हम एक हम्म। कैरेक्टर को बनाने में लागू करते हैं। तो उस लाइन, जैसे एक कहानी में एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के बारे में राइटर से बात करके, डायरेक्टर से बात करके, जो बाकी और दूसरे कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में क्या बात की जा रही है, वो सब ऐसे कि हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं इस तरह की हम्म। बातें तय करने के लिए कि इसका सोशल स्टेटस क्या है, इसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, इसका सोशल स्टेटस क्या है, ये जी। किस तरह की चीजों को पसंद करता है, किस तरह की चीजों को नापसंद करता है, हम्म। इसका टेस्ट क्या है, किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की संगत में रहना पसंद करता है, पढ़ा लिखा है या गंवार है, इसका सोशल स्टेटस इस तरह से देखा जाता है। बहुत सारी चीज इस तरह के पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेके और फिर डिसाइड करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अरे पढ़ा लिखा होगा तो उसके बोलने का ढंग अलग होगा, ठहराव होगा उसकी बोलचाल में। एक कोई हम्म। गांव का होगा, मतलब एक तो आप कहने लगे लठमार होगा। एक प्रोफेसर होगा तो उसका बोलने का ढंग अलग होगा, एक हम्म। हेडमास्टर होगा किसी छोटे शहर का, उसका बोलने का ढंग अलग होगा। ढंग अलग होगा। तो इस तरह लेकिन से हम सर मैं एक और क्वेश्चन। कैरेक्टराइजेशन करते जी। लेकिन जब ऑडिशन दिए जाते हैं, जो मैंने भी दिया है, तो मैंने देखा है कि टाइम बहुत कम दिया जाता है ऑडिशंस के लिए। एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है और बोला जाता है बस ये कैरेक्टर है और ये समझा दिया फोन से, ठीक है। तो अब आप जब वहां जाके एनैक्ट करते हैं कैमरा के आगे, तो पता चलता है फलाना फलाना सेलेक्ट हो गया और आप नहीं हुए, जबकि आपने एक ही टेक में उससे बोला ओके गुड डन। आपको हैं। लगा उसमें क्या होता है, दो हाँ टेक भी नहीं उसमें लिया, तीन टेक भी नहीं लिया, अगर दो तीन टेक लेते तो शायद डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनको मेरे अंदर दिखती। तो ऐसी क्या वो मिसिंग एलिमेंट होता है जो बताया नहीं जाता, लेकिन यही हम सोचते रह जाते कि अरे हमें क्यों नहीं लिया। इसमें क्या, कई बार जिस तरह का कंसेप्ट लेके डायरेक्टर चलता है कि हम्म। इस तरह का एक्टर चाहिए मुझे, वो फिर उस तरह की क्वालिटीज एक्टर में ढूंढता है। कुछ एक क्वालिटीज दिमाग में आ जाती हैं कि परफॉर्मेंस में वो चीज देखता है, ढूंढता है। अगर वो किसी एक्टर में दिख जाती है तो वो उस एक्टर को रोक के फिर दोबारा से करवा के देख लेता है। और जब इसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये एक्टर करेक्ट है, तो फिर बाकी एक्टर्स को वो ऐसे लपेटे में ले लेते हैं, ऐसे फॉर द फॉर्मेलिटी ग्रांटेड। से वो करते रहते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ एक दो एक्टर्स और भी इस तरह के निकल आए जो वो हम्म। तलाश कर रहा है, तो फिर उस तरह की वो लिस्ट बना लेते हैं कि ये 3 एक्टर्स हैं जो हम शॉर्टलिस्ट कर लिए हमने उनको, तो और इनमें से हमें एक एक्टर निकालना है। बाकी जो 25 एक्टर्स थे जो बैठे हुए थे ऑडिशन करने के लिए, वो फिर उनको बाहर कर देते हैं। एग्जैक्टली exactly, किसी ने यही पूछा कि हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शंस, जो मैंने आपसे सवाल पूछा। ये
ये इस प्रोफेशन का हिस्सा है, हम्म, पार्ट ऑफ प्रोफेशन। और आपको हर कदम पर रिजेक्शंस आते हैं, हर बिल्कुल। कदम पर आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। अगर आप झेल नहीं सकते तो ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी हम्म, नहीं है। मैं ये सलाह देना चाहूंगा उन न्यू कमर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो समझते हैं कि मुझे इस फील्ड में आना है। यहाँ इस फील्ड में हर कदम पर रिजेक्शंस हैं। अगर हम्म, आप वो झेल सकने की ताकत रखते हैं हम्म, तो फिर ये प्रोफेशन आपका है, ये हम्म, आपके लिए है। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये प्रोफेशन बिल्कुल भी आपका नहीं है। सो बेहतर हम्म, है कि आप एक शौक के तौर पर करते रहें, लेकिन बाकी जो कुछ और जॉब कर लें उसके बाद ये करते रहें, ताकि आप रिजेक्शन हम्म। झेलने के लिए आप कम से कम अपने आप को सामर्थ्य पाएं अपने अंदर। कम से कम पंद्रह मैंने भी से बहुत 20 बार जब रिजेक्शंस तक झेले रिजेक्ट हैं, ना हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे समझे झेले कि हैं कि हाँ मतलब अब हम। जी। बहुत कौन रिजेक्शंस मैंने भी रिजेक्शन? झेले हैं, या लेकिन यस, ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में रिजेक्शन। सो लेकिन यू चूंकि हैव मैं टू मेंटली प्रिपेयर होके आया प्रिपेयर था, योरसेल्फ। मतलब ये मैं, यस। Kushal ji says, thank you, sir. Thank you so much for this. So, what do you think? Okay, ये एक सवाल ये बहुत देर से पूछ रहे हैं सर, मिस्टर स्टॉर्म। सर, व्हाट डू यू थिंक कि इंडियन सिनेमा में कितना रेवोल्यूशन या चेंज हुआ है पीछे पिछले 15-20 सालों में? बहुत चेंज है, जमीन आसमान का फर्क है। आज से 15 साल पहले की अगर हम बात करें या 20 साल पहले की बात करें, तो उस समय का सिनेमा और आज का सिनेमा बहुत ही फर्क है। उस समय का हम्म, सिनेमा थोड़ा स्टाइलाइज भी था। हम्म, आ, वो आपकी आत्मा के ज्यादा नजदीक भी था, इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं था। एडवांस टेक्नोलॉजीज जो आज इसमें हम डालते हैं फिल्म मेकिंग में, वो हाँ, नहीं थी। बहुत मेहनत करके लोग बनाते थे फिल्मों को, और एक पैशन जी के हाँ, साथ बनाई जाती थी पहले फिल्में। जी हाँ, अभी तो पूरा व्यवसाय है, हम्म। एकदम अ, पूरी तरह से व्यावसायिक ढंग से, प्रोफेशनल तौर पर, एक मुझे बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। उसमें किसी की भावनाओं का कोई मूल्य नहीं कोई होता है, महत्व नहीं, कोई कोई महत्व नहीं महत्व है। नहीं है। एक बेहतर फिल्म प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो चीजें अब चाहिए वो अवेलेबल कर दी जाती हैं, और वो उसको पूरे बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। अगर एक एक्टर कोई सेलेक्ट कर लिया गया है और पता लगता है कि अगले 2 दिन में कोई और बेहतर एक्टर आ गया, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उस एक्टर को रख लेते हैं। बहुत ही, हाँ, कोई कभी कभी इमोशंस का कोई मतलब नहीं है। अनप्रोफेशनलिज्म, कभी कभी अनप्रोफेशनलिज्म भी दिखाया जाता है सर। हो ऐसी बात जाता नहीं है है। बिजनेस में, वो चल जाता है, ऐसे बोलते हाँ, हैं। चल जाता है, चल ऐसा जाता है। बोलते हैं कि भाई हम बट इतना मुझे इतना करोड़ों लगा मुझे रहे हैं, ये हमें इस बात मुझे का हक है कि हम ये डिसीजन ले सकते बट मुझे जो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज दिखाई दिया कि पहले जब कैमरा आता था तो एक्टर एक्ट्रेसेस का फेस दिखता था, वो उनके इमोशंस क्लियरली दिखते थे। हाँ, ये रो रहे हैं, हाँ ये हंस रहे हैं। आज कभी कभी दूर दूर से दिखाई जाती हैं हर चीजें, यू नो, इतना गहराई से उनकी फेस की तरफ जूम करके उस चीज को नहीं दिखाया जाता है। मे बी इट्स माई परसेप्शन, हैं। आई नहीं, वो मे बी क्या, रॉन्ग। डायरेक्टर का अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग कंसेप्शन होता है एक ओवरऑल सीन को देखने का। अगर वो ये चाहता है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इमोशंस देख ली हैं, उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर को हाईलाइट करना है, तो वो उस एक्टर को थोड़ा सा दिखा के वो फिर बाकी हाईलाइट में जाएगा वो, ताकि वो सेंट्रलाइज ना हो जाए एक एक कैरेक्टर के ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर वो फोकस रहे। तो अलग थिएटर अलग आर्टिस्ट कंसेप्शन। आर द बेस्ट आर्टिस्ट। फेस तो दिखता है अच्छे से। हाँ, मतलब दैट्स राइट, जरूरत होती दैट्स है राइट। तो वो दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार एक पर एक्टर की पहले के परफॉर्मेंस ही पूरी मुकाबले फिल्म को में ले कम जाती है। है।
पहले के मुकाबले में कम है सर, जो भी बोलिए। जी जी। पहले एनीवे की सर, मेकिंग में थैंक यू। आज की मेकिंग में बहुत फर्क था, बहुत फर्क है। एब्सोल्युटली, जैसे आपने बोला, जी जमीन आसमान का अंतर जी है। जी जी। अभी आज के बट समय स्टिल, में एडवांस टेक्नोलॉजी है, मतलब हाँ अब एक से एक बढ़िया कैमरे आ गए, ड्रोन कैमरा आ गया है, वो आप हम बैठे बैठे ऑपरेट करते रह सकते हैं। हाँ, क्या क्या बिल्कुल शॉट्स बिल्कुल। देता है ड्रोन कैमरा। अबव हाँ शॉर्ट राइट हाँ। राइट राइट राइट। और आजकल एब्सोल्युटली। की जो फिल्म मेकिंग है वो ज्यादा से ज्यादा आम जिंदगी के कहानियां उठाई जा रही हैं, रियलिस्टिक बेस्ड हो गई हैं फिल्में आजकल की। हम्म हर चीज को रियलिस्टिकली दिखाने की कोशिश है एंटरटेनमेंट भी जी। हो, और नई नई स्टोरियां, नई नई कहानियां जो आम जिंदगी में हुई हैं, होती हैं, हुए हो हैं। रही हैं, वो सब लेके वो फिल्में बनाई जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आई थिंक आई वी हैव टू कम टू एंड टू दिस शो फॉर टुडे। या एंड यस। आपने आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई हैं, हम सबको, इनफैक्ट जो देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो दंग रह गई आपके परफॉर्मेंस अभी देख के, मुझे लगा मैं मूवी देख रही हूँ। बट थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेंडिंग so much of your valuable time and accepting my invitation first of all. And I'm थैंक यू honored मैम। to have you on my show, sir. Seriously, थैंक and यू। I thank Kavita ji for that. And थैंक्स you, लॉट, थैंक्स both of you. And I wish थैंक्स you लॉट। all the very best. Though I'm very small, but I still say I wish you all the very best. May you have this much of happiness and you shine right there. Always. थैंक यू मैम। Thank you. थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत माधवी, शुक्रिया। और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और इतने सारे No, लोगों से sir. कनेक्ट करने का मुझे अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। No, sir. Thank you so much. बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया। थैंक Thank you. यू। Thank you. So, guys, thank you so much for watching this episode of What's Your Story with Govinchi. And of course, he shared such valuable information. And I'm sure you must have enjoyed and you must have learned a lot of things about auditions, about filmmaking, and about, everything about filmmaking, in fact. So, with this note, I want to take leave for today and meet you again once again with another story on What's Your Story by Madhvi. So if you haven't subscribed to my channel on YouTube, please go ahead and do it, because all these, you know, thanks, Madhvi. Thank you so much. Thank you so much. So all these interviews are always available on my YouTube channel and you can anytime view them. So please go and subscribe. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much. Take care.